वेरी गुड आफ्टरनून सबको। सब ठीक ठाक है? कल की क्लास में कंपनी लॉ में क्या चल रहा था? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के 5 पॉइंट्स हो गए थे। आइए आज फटाफट रिवाइज करेंगे। डाउट्स किसी का होगा तो वो सुनेंगे और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ओके क्लास, कोई बच्चा बताएगा कि कॉर्पोरेट वेल ये वाला पेज हो गया था, फ्रॉड व्रूड ये सारा हो गया था, यहां से नया शुरू करना है ना? अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन से, है ना? हाँ कोई बात नहीं बेटा, जितने हो गए ठीक है। पहले मैं रिपीट करूंगा 5 मिनट, रिवाइज कराऊंगा, आपके डाउट्स भी सुनूंगा, उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर अगर पढ़ने का मन किया, पढ़ाने का मन किया तो पढ़ा देंगे, नहीं किया तो कोई बात नहीं, है ना? नहीं किया तो क्या छुट्टी कर दोगे? अभी नहीं, छुट्टी का मज़ा आएगा। पता छुट्टी का मज़ा कब आएगा? अब जैसे वहाँ पे 3 क्लासेस होती हैं। सुबह पहले अकाउंट्स होता है, फिर इको होती है, फिर क्या होता है? लॉ। मैं अगर उन्हें ऐसा बोल दूँ ना, मेरी लॉ की क्लास लास्ट में होती है, अगर मैं जाके इतना बोल दूँ ना क्लास में, मैं आज 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, बच्चे इतने खुश होते हैं ना, क्योंकि वो सुबह 7 बजे से 8 बजे से पढ़ रहे होते हैं। 8 से 10 नहीं, 8 नहीं, 8 बजे से ही होते हैं ना सुबह वाले, वो फाउंडेशन वाले बच्चे। 8 से 10, फिर 10:30 से 12:30 और फिर 1 से 3। तो अगर किसी को ये बोल देना मैं 2:55 पे छोड़ दूंगा, 2:50 पे, वो इतने खुश होंगे। मैंने कभी इक्का दुक्का दिन हुआ होगा जिस दिन मैंने 3:05 या 7 मिनट पे छोड़ा होगा। कोई बार टॉपिक ऐसा होता है ना कि लंबा निकल जाता है, अदरवाइज तो 5 पहले ही छोड़ दो, जाओ यार ऐश करो। कभी उन्हें ये बोल दो आज आधा घंटा पहले छोड़ रहा हूँ, अय है, वो इतने खुश होंगे, क्योंकि सुबह से पढ़ रहे होते हैं बेचारे। आपके केस में मैं बोल दूँ मैं 1 घंटा पहले छोड़ूंगा, आपकी शक्लें बन जाएंगी, और 1 घंटा लगा के आया हूँ, 1 घंटा लगा के जाऊंगा, पढ़ाने को भी 1 ही घंटा पढ़ा रहे है ना? ये तो बात गलत हो जाएगी, है ना? चलो, ये रौनक, ये नहीं, ये वाली स्क्रीन नहीं चल रही, नहीं चला नहीं, ठीक है। चलो अब सवाल बच्चों, व्हाट इज कंपनी? कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर और एनी प्रीवियस लॉ। फीचर नंबर 1, आर्टिफिशियल पर्सन। अबे ये कहां गया? हाँ मेरा डाउट। आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, और साथ में क्या आया बेटा? कॉमन सील। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है बेटा? जब कंपनी बनेगी तो उस दिन से एक लीगल पर्सन बन जाएगी, लेकिन वो नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल? बट वो फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस माने इमेजिनेशन नहीं है। इसको सारे राइट्स मिलेंगी इंडिविजुअल वाली, लेकिन कौन सी राइट्स नहीं मिलेंगी? सिटीजन की कोई राइट बताओ? वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है? क्या वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है? बैंक अकाउंट खुलवा सकती है? किसी पे केस कर सकती है? लायबिलिटी भी इनकर। बड़ा मशहूर केस आया सैलोमन वर्सेस। सैलोमन ने एक कंपनी बनाई अपनी बिटिया, बीवी और 4 बेटों के साथ। उसने अपना बिजनेस किसको बेच दिया? कितने में? 38,782 पाउंड्स में। कंपनी ने उसे 20,000 इक्विटी शेयर दे दिए, हाँ 10,000 के डिबेंचर दे दिए, और बाकी पैसा बाद में कंपनी इनसॉल्वेंट होगी और कंपनी के पास बस कितने पैसे बचे? कंपनी को 2 डेट्स चुकाने थे। एक तो सिक्योर्ड डिबेंचर किसके थे? सैलोमन के, और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी चुकाना था। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोले पहले हमारे पैसे चुकाओ। क्यों? क्योंकि सैलोमन और उसकी कंपनी तो, लेकिन कोर्ट ने बोला बिल्कुल नहीं, कंपनी सैलोमन से अलग है और सैलोमन को पहले पैसे मिलेंगे क्योंकि उसका डेट सिक्योर्ड है। क्या बात क्लियर है? लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है बेटा? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब जितने का आप शेयर लोगे बस आप उतना दोगे। अगर मैंने 10 रुपए का शेयर लिया तो बस मैं 10 रुपए दूंगा, या फिर जितने की आपने गारंटी दी बस आप उतना दोगे। फर्क होता है, शेयर का पैसा कंपनी हमसे कभी भी मांग सकती है, मतलब कंपनी आज मांग ले, 1 महीने बाद मांग ले, 10 साल बाद मांग ले, 5 साल, कभी भी मांग सकती है। बट गारंटी का पैसा सिर्फ कंपनी हमसे कब मांगती है? वाइंडिंग अप पे, ठीक है? अच्छा, क्या कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी रख सकती है मेंबर्स की?
लेकिन मैंने मना किया था रियल लाइफ में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। क्या बात क्लियर है? मेरा नेक्स्ट सवाल, परपेचुअल सक्सेशन, क्या कंपनी सारी जिंदगी चलेगी? मेंबर आए या जाए इससे कंपनी पे कोई फर्क, क्या बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रौनक, वो रवि को बोलो जो क्वेश्चन बैंक है फाउंडेशन लॉ का, क्वेश्चन बैंक रवि के पास फाइल होगी 6-7 पेज का है, वो इस ग्रुप में शेयर करे, ठीक है? मेरा डाउट इस ग्रुप में शेयर करे, ये वाला ग्रुप, रवि को पता है कौन सा ग्रुप है ना? मेरा सवाल, मैं तो नहीं आया अभी तक इस ग्रुप में, मुझे अच्छा ही नहीं लगता नए नए ग्रुप में आना यार। इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे ग्रुप होते हैं फोन पे, मैं तो देख के ही, एक तो व्हाट्सएप ने बेड़ा गर्क कर रखे, फैमिली के ग्रुप होंगे, आपके भी होंगे फैमिलीज के ग्रुप, है ना? दुनिया भर के दोस्तों के ग्रुप, फैमिली के ग्रुप, फिर ये भले फाउंडेशन का एक पुराना बैच, एक नया बैच, एक पिछला बैच। मेरे जैसा बंदा पिछले बैच से भी नहीं निकलता बाहर। क्या तुम्हें यार किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो सुन लेंगे, है ना? तो अभी मैं एंटर नहीं हुआ इस ग्रुप में, मैं एंटर भी होऊंगा तो शांत रहूंगा ग्रुप में, बाकी टीचर्स मैसेजेस करेंगे बिल्कुल मैं, लेकिन मैं क्लास में ही शोर मचाता हूँ, ग्रुप में शांत रहता हूँ। अच्छा, मेंबर मर भी गए तो कंपनी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैम कंपनी को बंद करना है तो सिर्फ कौन बंद करेगा? लॉ। इसके लिए वाइंडिंग अप के सेक्शंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। व्हाट इज कॉमन सील? ये कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं। जिस कागज पे कॉमन सील लगा दिया उस कागज पे कौन लायबल होगा? लेकिन 2015 में आई अमेंडमेंट ने कॉमन सील को, यहां पे एक पॉइंट और ऐड करवाया था, अगर कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करते, साथ में एक सीएस साइन करते, या 2 डायरेक्टर कर दें या फिर 1 डायरेक्टर प्लस अगर सीएस है तो, ठीक है? सेपरेट प्रॉपर्टी, क्या कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है तो वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेगी, अपने नाम पे ही इंश्योरेंस कराएगी। किसी मेंबर के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी की प्रॉपर्टी में, कोई भी मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी अपने नाम पे इंश्योर नहीं करा सकता। यही बात मैकॉरा के केस में हुई थी। मैकॉरा के पास मेजॉरिटी शेयर थे टिम्बर कंपनी के, उसने क्या किया, उसने कंपनी के टिम्बर को अपने नाम पे इंश्योर करवा लिया बेवकूफ ने। हाँ, बाद में टिम्बर फायर से डिस्ट्रॉय हो गया तो जज साहब ने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि टिम्बर कंपनी का था तो इंश्योरेंस किसके नाम पे होनी चाहिए थी? कंपनी के नाम पे। हाँ बेटा, अभी बुक बनी नहीं है बेटा, अभी मैंने किसी को भी बुक नहीं शेयर करी वो वाली। मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हें कंपनी के पेजेस दूंगा, ऐसा बोला था, दिए नहीं। हाँ, तो कितनी गलत बात है। अब इसकी पनिशमेंट क्या करें? मॉड्यूल है सबके पास घर पे, आईसीआई का मॉड्यूल आ गया। हाँ, सॉल्व द टाइम। चलो मैं बुक ले आऊंगा, मैं कल तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा बेटा। हाँ चलिए, कॉर्पोरेट वेल। व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल? एक इमेजिनरी पर्दा। कॉर्पोरेट वेल क्या है? एक इमेजिनरी। कॉर्पोरेट वेल एक इमेजिनरी पर्दा है जो कहते हैं कंपनी अलग है बाकी लोग अलग है। कल एक बच्चे ने डाउट भेजा व्हाट्सएप पे, सर कॉर्पोरेट वेल और सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या डिफरेंस है? मैंने कहा कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में लिंक बनाओ। बोलो क्या लाइन सही होगा? कॉर्पोरेट वेल की वजह से सेपरेट लीगल एंटिटी है या सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से कॉर्पोरेट वेल है? कॉर्पोरेट वेल की वजह से। क्या रिलेशन समझ आया दोनों में? दोनों की थ्योरी सेम है, लैंग्वेज सेम है। कॉर्पोरेट वेल का मतलब भी क्या है भैया? एक पर्दा है जिसकी वजह से कंपनी अलग है बाकी लोग अलग है। क्या जब तक ये पर्दा है ये फिक्शनल वेल है। कोई बताएगा फिक्शनल वेल? क्या इस वेल की वजह से सब लोग अलग अलग हैं? इस वेल का इफेक्ट ये है कि मेंबर्स और ऑफिसर कभी भी लायबल, सिर्फ लायबल कौन होगी बताओ? कंपनी होगी। लेकिन अगर ये पर्दा उठ गया तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अभी तो बोला था ना वेल है तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट अगर वेल उठ गई तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट खत्म। क्या बात क्लियर है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का एक और नाम है पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। पियर्सिंग, फाड़ देना। गर्ल्स पियर्सिंग करवाती है नोज की, है ना? नोज को समझ आ गया होगा, होल हो जाता है नोज में, है ना? ऐसे पर्दे को पियर्स कर देना मतलब फाड़ देना। किताबों में आपको ये वर्ड भी मिलेगा लिखा हुआ। ओके, मेरा सवाल, पर्दा अगर उठ गया तो जवाब देना। मेंबर्स और ऑफिसर जो भी गलत काम करेंगे क्या वो लोग लायबल होंगे? और हो सकता है उनकी लायबिलिटी क्या हो जाए? ठीक है, नेक्स्ट सवाल। पर्दा 2 केसेस में उठता है, या तो सेक्शंस हैं जिनमें पर्दा उठता है या कोर्ट के
सेक्शन हम इंटर में पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर? एक आधा सेक्शन फाउंडेशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ पहले क्या पढ़ेंगे? कोर्ट के केसेस 5 है बेटा जिसमें पर्दा उठता है। पहला केस फ्रॉड। सब बच्चे बताओ, अगर कंपनी बनाई ही फ्रॉड करने के लिए गया है तो क्या कंपनी को कंटिन्यू करने देंगे या कंपनी को बंद किया जाएगा, पर्दा उठा दिया जाएगा? गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। हॉर्न ने एक एम्प्लॉय था गिलफोर्ड मोटर कंपनी का, उसने गिलफोर्ड मोटर कंपनी को कहा था मैं तेरे कस्टमर्स का भी सॉलिसिट नहीं करूंगा। व्हाट इज सॉलिसिट? ओके, लेकिन बाद में उसने एक कंपनी बनाई और जी कंपनी के सारे कस्टमर सॉलिसिट कर लिए। जी कंपनी ने कोर्ट में केस किया, बोला गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने, सर इसने मेरे कस्टमर तोड़ लिए। तो उसने क्या बोला था? मैंने तोड़े ना तोड़े हैं, एक कंपनी ने तोड़े। बाद में पता लगा कंपनी तो उसी की थी, तो उसकी और उसकी कंपनी के बीच का पर्दा उठा के बोला गया कि कस्टमर तू नहीं तोड़े हैं और तेरे को अलाउड है तोड़ना, या इंजंक्शन लगा दिया गया। व्हाट इज इंजंक्शन? जो काम वो कर रहा था उसको रोक दिया गया कि तू आगे से और कस्टमर नहीं तोड़ेगा। क्या बात क्लियर है? ये एक और केस था स्टूपिड सा, मैं तो इसको स्टूपिड ही बोलूंगा। चलो, एनिमी कैरेक्टर। बच्चों एक बात याद रखना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना तो किसी की फ्रेंड है। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन जब वॉर हो जाता है ना, तो कोर्ट उस समय देखता है कि कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है। कंट्रोल मतलब मेजॉरिटी शेयर किसके पास है। अगर मेजॉरिटी शेयर एनिमी के पास हुए तो कंपनी एनिमी कंपनी मानी जाएगी, और मेजॉरिटी शेयर फ्रेंड्स के पास हुआ तो कंपनी फ्रेंड मानी जाएगी। मेजॉरिटी, कल इस बच्ची ने मुझसे पूछा, सर मान लो कि अभी वॉर हो गया इंडिया और पाकिस्तान का। मैंने कहा ठीक है। बोले सर पाकिस्तान वालों ने एक कंपनी इंडिया में बना रखी है। तो सब बच्चे बताओ, पाकिस्तान वालों ने जो कंपनी इंडिया में बना रखी होगी उसके मेजॉरिटी मेंबर्स अगर पाकिस्तानी हुए तो कहते सर मान लो पाकिस्तानियों ने इंडिया में कंपनी बनाई, बट उसमें 50% पाकिस्तानियों का शेयर है, 50% इंडियंस का शेयर है, 50-50, मेजॉरिटी ना पाकिस्तान के पास है ना मेजॉरिटी। तो अब आप बताओ ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे? ऐसे 50-50 पूछा था, है ना? तो बताओ क्या बोलेंगे? ऐसी कंपनी को एनिमी बोलेंगे या ये एनिमी नहीं मानी जाएगी? मेजॉरिटी देखेंगे, अगर मेजॉरिटी शेयर एनिमी के पास होगा तब उस कंपनी को एनिमी बोलेंगे, बट इसमें तो 50-50 है, मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं है, तो कंपनी एक नॉर्मल कंपनी है। इट इज नॉट अ एनिमी कंपनी। तो क्या मैं इसे फ्रेंड कंपनी बोलूंगा? जो एनिमी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? फ्रेंड ही बोलेंगे। क्या बात क्लियर है? डामलर का केस सुनिएगा, डामलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल। यहां पे एक गलती है। गलती क्या है पहले तो देखो, यहां पे जी है, यहां पे जी है, यहां पे जी है, यहां पे जी है, तो यहां पे सी कैसे आ गया? यहां पे भी क्या होगा बताओ? जी। दोहा, आपका डाउट क्लियर है? यहां पे जी क्यों आएगा? ऑनलाइन में जी और डी दो कंपनियां थी। सपोज करो यहां पे मैंने जी लिख दिया, मैंने एग्जांपल लिख दिया, दो कंपनी, एक जी और एक डी, दोनों यूके की कंपनीज है। हुआ क्या? मेरा डाउट, जी के सारे शेयर होल्डर्स और सारे डायरेक्टर्स कौन थे? जी नाम से जर्मन याद रखना। क्या क्लियर है? जी ने टायर सप्लाई किए किसको? आगे क्या हुआ? लेकिन डी ने पेमेंट देने से मना कर दिया। क्या बोला? डी ने पेमेंट क्यों नहीं दी? डी ने कंटेंट किया। व्हाट इज कंटेंट? दावा किया। डी बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि जी कंपनी एक क्या है मेरे दोस्तों? एनिमी कंपनी, इसलिए वॉर चल रहा है, मैं तो इसको पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि जी कंपनी एक एनिमी है, एनिमी को मैं पैसे नहीं दूंगा। जी के सारे शेयर होल्डर कौन थे बेटा? जर्मन्स। लॉ ने कहा क्योंकि जी तेरे सारे शेयर होल्डर्स, इट वॉज हेल्ड दैट सिंस ऑल द शेयर होल्डर्स वर एनिमी ऑफ, एनिमी क्यों थे? क्योंकि वो सारे जर्मन्स थे। सो जी कंपनी वुड बी एनिमी कंपनी। क्या जी कंपनी को उसका पैसा मिलेगा वॉर के समय या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरा डाउट बच्चे, ये कौन है? नमित। नमित का डाउट है कि ये एनिमी की कंपनी थी तो एनिमी कंपनी मानी गई, है ना, तो पैसा नहीं मिलेगा। बट सपोज नमित कह रहा अगर कंपनी किसी और कंट्री की होती जो यूके के एनिमीज ना होते। मेरी बात समझे आप? में क्या नमित ने पूछा, मान लो जी कंपनी के सारे शेयर होल्डर जर्मनी के थे, मान लो नमित कह रहा सर ये सारे इंडिया के होते तो वॉर में इंडिया, अगर आपको याद हो, इंडिया किसकी तरफ था? यूके की तरफ था। वो तो रियल बात है, छोड़ो उस बात को, पहले बुकिश बात करती है। माल किसने सप्लाई किया? इंडिया ने पैसे सामान दिया था, इंडिया कंपनी को अपना पैसा चाहिए, यूके कंपनी नहीं दे रही। इंडिया और यूके में कोई वॉर नहीं है, तो क्या पैसा मिलना चाहिए?
तो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अब रियल में क्या हुआ था, आपको शायद याद होगा, वर्ल्ड वॉर में हम गुलाम थे, तो हमें यूके का साथ देना पड़ा था। हम यूके की तरफ से लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ, ऐसा ही हुआ था ना बच्चों। तो हम भी तो, अगर हम यूके के साथ, यूके की तरफ से जर्मनी के लिए लड़ रहे थे, हम यूके के फ्रेंड थे और जर्मन के एनिमी थे। अगर यूके की कंपनी से पैसा लेना है हमें तो वो मिल जाएगा, क्योंकि यूके की कंपनी हमारी क्या होंगी। बट अगर हमें किसी जर्मन कंपनी से पैसा लेना था तो वो हमारी एनिमी कंपनी होगी, मुझसे नहीं ले पाएंगे। ये रूल है, सिंपल सा है ना। नमित, क्या डाउट क्लियर है? आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया नमित। चलो अभी बोर्ड पे देखते हैं आगे। हाँ जी दोहा, आपका भी डाउट बेटा क्लियर है सारे। टू अवॉइड टैक्सेस, कोई हेल्प करेगा मेरी? टैक्सेस अवॉइड करना। अगर कंपनी बनाई ही सिर्फ टैक्स को चोरी करने के लिए किया है तो क्या होगा बेटा बताओ? तो पर्दा उठ जाएगा। किसका केस था? सर झिनशाह। सर झिनशाह मानिक बहुत पैसा कमा रहे थे तो उन्हें टैक्स भी बहुत सारा देना पड़ता था। टैक्स चोरी करने के लिए उन्होंने कितनी कंपनी बनाई और अपनी इन्वेस्टमेंट किसमें कर दी? चारों कंपनीज को इनकम आई तो कंपनी ने उनको लोन दे दिया। किसको? लेकिन झिनशाह मानिक ने लोन कभी भी नहीं चुकाया। जज साहब ने बोला था कंपनियां बनाई सिर्फ किसके लिए गई हैं? तो हम तो मानेंगे कि इनकम कंपनीज ने नहीं कमाई बल्कि किसने कमाई है। तो क्या झिनशाह मानिक को टैक्स देना होगा? ओके बेटा, यहां तक कोई सवाल है प्लीज पूछ लो। नमित का डाउट खत्म हो गया। दोहा आपका कोई डाउट? किसी बच्चे का ऑनलाइन में कोई डाउट बचा हो तो हाँ युवराज, जय माता दी। हाँ, और किसी का कोई डाउट? हाँ जी बच्चे। कंपनी रूल कहीं पढ़ा है आपने? 12th में था। कंपनीज रूल किसी ने 12th में पढ़ा है? बेटे मेरे को ना आप या तो कंटेंट भेजो फोटो खींच के, कि मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ भी। मेरी 12th पास किए बहुत साल हो गए है ना। आपके पास कंटेंट बुक होगी ना, आप उसका पेज का मुझे फोटो खींच के भेजो, मैं पढ़ता हूँ। कंपनीज रूल, ये तो मैंने भी पहली बार ही सुने। किसी ने नहीं सुना? उसने 12th अभी करी, तुमने भी तो अभी करी है। कौन सी चैप्टर में था? पार्टनरशिप में। अच्छा, हाँ पार्टनरशिप में था कंपनी का रूल। एक्चुअली क्या है कि वो टॉपिक अभी बताऊं, पार्टनरशिप में बताऊं या अभी बताऊं? मेरे को आता है, अभी बताऊं या पार्टनरशिप में बताऊं? इतने बात पार्टनरशिप की छिड़ रही है। पार्टनरशिप का एक रूल होता है, पार्टनरशिप के नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम पार्टनर 2 चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी का सेक्शन है 464, 464। वो कहता नहीं जी 50 से ज्यादा पार्टनर अलाउड नहीं है। पार्टनरशिप पे कंपनी का सेक्शन लग जाता है 464, जो कहते हैं मैक्सिमम पार्टनर कितने अलाउड होंगे। ये है कंपनी रूल। ये अंग्रेजी है। अंग्रेजी में कंपनी रूल बोलना, लॉ में मत बोलना ये वर्ड दोबारा। रूल वर्ड बड़ा खतरनाक वर्ड होता है लॉ में। इंटर में आओगे तो रूल की वैल्यू समझ आएगी। ठीक है, अब सवाल। हाँ जी, कोई और पीछे कुछ पूछ ले यार, तू पूछ ले। खाना खा के आए? क्या खाया आज? हैं? अरे हम हिंदुस्तानी दाल चावल खा खा के मर जाएंगे। या दाल खिला देती है मम्मियाँ, या वो टिंडे तोरी भिंडी बुंडी। अबे यार जिंदगी खराब है तुम्हारी तो। हाँ अपनी सही है, मतलब ही नहीं घर में क्या बना हुआ है। हमने तो बाहर से खा के जाना है। अपन ने बाहर से खा के जाना। मैंने खाना चिकन होता है, मेरे को कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। मैंने रोज़ खाना है चिकन, चाहे 3 बार खिला दो दिन में। घर जाके मम्मा क्या बनाए बेटा? येलो दाल। ओके मम्मा 1 फुल्का देना। मम्मा मैं रात को डाइटिंग पे हूँ ना। बाहर चिकन पूरा खा जाओ, घर जाके घिया तो मैंने कभी खाया नहीं। आप खाते हो घिया शौक से? तोरी, टिंडे, बैंगन का भरता। साले जिसने ये सब्जियां बनाई, मेरे को कोई मिल जाए चपेड़े मारूं उसके मैं, कि भाई यही बनाने को मिली थी तेरे को? तोरी टिंडे बंदा यार। मेरे को मेरी मम्मी कहती तू नहीं खाता ना बेटा, तेरे को, तू जिस दिन बीमार हुआ डॉक्टर तेरे को यही कहेगा। मैं कहा मम्मी मेरी बात सुनो। बीवी को भी मैंने बोला, मेरे पास रिवॉल्वर पड़ी है घर में। मम्मी कभी डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि घिया टिंडे तोरी खाने हैं, मुझे गोली मार देना या मुझे बंदूक देना, मैं गोली मार लूंगा अपने आप को। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, सड़ी सब्जियां खा के मरो। उससे पहले या तो गोली मारो, इंजॉय करो जिंदगी को। हाँ जी यार, मेरे एक अंकल की अभी डेथ हुई है 74 में। उनका डायलिसिस होता था रोज। डायलिसिस समझते हैं? उनके किडनी खत्म थी है ना, उनका हार्ट भी खत्म था, 95% खत्म था। डायलिसिस हो रहा है, हार्ट खत्म है, शुगर है, बीपी है।
और रोज रात को बटर चिकन खाना। रो बट डायलिसिस, आप में से किसी को नॉलेज होगी, जब बंदा डायलिसिस करा के आता है ना उसको भूख बहुत लगती है, उन्होंने रोज आके बटर चिकन खाना। मैंने बोला एक दिन, मैं कहा चाचा जी, चाचा कजन चाचा, मैं कहा चाचा जी 74 साल आपकी उम्र है, हार्ट आपका गया हुआ है, हैं? बीपी आपको है, शुगर आपको है, किडनी आपकी खत्म है। कह रहे बेटे मरना तो है ना, तो दाल खा के क्यों मरूं, चिकन खा के मरूंगा। मैं कहा पॉइंट पॉइंट। मैं कहा ये बात तो खुश गए वो, मतलब लास्ट दिन भी जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई उन्होंने चिकन खाया हुआ था। क्या मेरे को टेंशन नहीं है। चलो अभी वोट पे देखो। ओके, अब सवाल, आज की क्लास का पॉइंट नंबर 1 बच्चे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में 5 पॉइंट्स थे, जिसमें से 3 हमारे हो गए हैं, हमारे 2 पॉइंट रह गए हैं। पहला, अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन। बच्चे ध्यान से सुनना, अवॉइडिंग, बेटा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पॉइंट अच्छा है, आपको समझ आएगा, एक बार जरा ध्यान से सुनना। हाँ बेटा, इंडियन कंपनी को तो पैसा, इंडियन कंपनी ने पैसा देना होता, लेना होता, सब कुछ वैलिड होता डाम उस केस में बेटा, क्योंकि इंडियन कंपनी के साथ उनका वॉर नहीं था। नमित, आप कंसेप्ट सीखो, एग्जाम्पल को मत देखो। वॉर होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, वॉर नहीं होगा तो पैसा मिल जाएगा। 2 कंट्री में अगर एनिमी रिश्ता होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, एनिमी रिश्ता नहीं होगा तो पैसे मिल जाएंगे। चलिए अब देखिए, अवॉइडिंग वेलफेयर लेजिस्लेशन। अलर्ट, अब मैं डाउट्स नहीं देखूंगा ऑनलाइन वाले बच्चों, कंसेप्ट खत्म होगा तो मैं बोलूंगा डाउट, जिसको टाइप करनी है तब करना, अब बिल्कुल बंद कर दो डाउट्स अपने ऑनलाइन में। मेरा सवाल, अवॉइडिंग वेलफेयर लेजिस्लेशन। बेटा लेजिस्लेशन बोलते हैं लॉ को, लेजिस्लेशन मीन्स लॉ, कोई ऐसा लॉ जो वेलफेयर के लिए बना है, कोई ऐसा लॉ जो वेलफेयर के लिए बना है, किसी के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर मतलब फायदे के लिए, कोई ऐसा लॉ जो किसी के फायदे के लिए बना है, उस लॉ को क्या बोलेंगे, वेलफेयर लेजिस्लेशन। एग्जाम्पल, हमारे देश में मान लो एक लॉ था पहले, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एक और लॉ था पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, एक और लॉ है ईपीएफ एक्ट। ये सब लॉज, इन सबको बोलते हैं वेलफेयर लेजिस्लेशन, क्योंकि ये सारे लॉज इंप्लॉय को बेनिफिट करवाते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पहला लॉ ये कहता है जब इंप्लॉय को हर साल बोनस मिलना चाहिए। बोनस क्या होता है, समथिंग इन एडिशन टू सैलरी, साल में एक बार उसको क्या मिलना चाहिए, बोनस, ये बोनस एक्ट कहता है। ग्रेच्युटी एक्ट कहता है सेकंड नंबर वाला, जब इंप्लॉय रिटायर हो तो उसे एक लमसम अमाउंट पे करो, लमसम, उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, ग्रेच्युटी, मोटा अमाउंट पे करो। तीसरा अमाउंट क्या है बेटा बताओ, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ये भी इंप्लॉय को तब मिलेगा जब इंप्लॉय रिटायर होगा। तो ये तीनों इंप्लॉय से लिए जा रही हैं, ये पैसे इंप्लॉय को मिलेंगे। तो क्या इन तीनों लॉज में इंप्लॉय का नुकसान हो रहा है या फायदा कराया जा रहा है, तो इन तीनों लॉज को क्या बोलेंगे बताओ, एम्प्लॉय, ये दीज आर वेलफेयर लेजिस्लेशंस। ये तीनों किसके एग्जांपल्स है बेटा, वेलफेयर लेजिस्लेशन के। ये लॉ किसका फायदा करवाते हैं, चलो जी ठीक है, एम्प्लॉय का फायदा कराते हैं। अब थोड़ा सीए की तरह सोचो, एम्प्लॉय का फायदा करवाते हैं तो नुकसान किसका करवाते हैं, कंपनी का, है ना। कंपनी को बोनस देना पड़ता है हर साल रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी देनी पड़ती है। कंपनी बोली कॉश कुछ ऐसा हो कि बोनस ना देना पड़े एम्प्लॉयज को या कम दे दूं, यानी कंपनी वेलफेयर लेजिस्लेशन देना चाह रही है, उससे बचना चाह रही है। अवॉइडिंग वेलफेयर लेजिस्लेशन मतलब बोनस ग्रेच्युटी देने से वो बचना चाहे। कंपनी के सीए ने कहा ये कौन सी मुश्किल बात, ये क्या मुश्किल बात, नहीं देना बोनस, कंपनी के लिए नहीं, बोनस देने का ना मन नहीं है, ला ये क्या दिक्कत है। सीए ने देखो क्या दिमाग लगाया, कहता देख कंपनी, हमारे लॉ में लिखा है आपको बोनस देना होगा अपने प्रॉफिट्स के आधार पे, ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो ज्यादा बोनस, कम प्रॉफिट होंगे तो, ये लिखा था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट सेक्शन नंबर 10। हाँ, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के सेक्शन 10 में लिखा था कम प्रॉफिट तो कम बोनस, ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा बोनस। ठीक है, सीए ने दिमाग लगाया। प्रॉफिट किसकी वजह से होता है, आराम से सुनो, यहां सेल्स आती है और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके क्या बढ़ जाते हैं बताओ, प्रॉफिट्स। कंपनी ने एक और कंपनी खोली, जैसे सर दिनशा मालिक ने कल 4 कंपनी खोली थी, कंपनी ए ने बस एक ही कंपनी खोली, कंपनी बी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खोलती है ना, तो खोलने वाले को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिसे खोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी। मैं खोलूंगा तो मेरे लिए वो, मैं जैसे सर दिनशा मालिक ने कल कितनी कंपनियां खोली थी, 4,
वो चारों को सब्सिडरी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो चारों एक इंडिविजुअल ने खोली है। लेकिन अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खोल रही है तो खोलने वाली होल्डिंग है और जिसको खोल रहे हैं वो, यहां ए कंपनी ने बी कंपनी को खोला तो ए कौन है और बी कौन है? क्या बात क्लियर है? ए कंपनी ने क्या किया, ध्यान से सुनना, अपने बहुत सारे एसेट्स और बिजनेस बी कंपनी को दे दिए। भाई अपनी कंपनी है, अपना कुछ बिजनेस उठाया और किसको दे दिया? बी कंपनी को। अब आप बताओ, ए कंपनी ने अगर अपने एसेट्स या अपने बिजनेस बी कंपनी को सौंप दिए तो अब प्रॉफिट किसका गिर गया, किसका बढ़ गया? क्या मैं बोल सकता हूं, जब इन्होंने अपने बिजनेस बी को दे दिए तो किसकी सेल कम हो गई? ए की सेल कम हो गई तो ए के प्रॉफिट्स भी कम हो गए। अब आप बताओ, अगर बिजनेस बी को दे दिए तो किसकी सेल बढ़ गई? तो बी के क्या बढ़ गए? एग्री? अब बी कंपनी में तो कोई एम्प्लॉय था ही नहीं, बी कंपनी का तो कोई ऑफिस भी नहीं था, बी कंपनी तो सिर्फ पेपर्स पे बनाई गई थी ताकि अपने बिजनेस बी को ट्रांसफर कर दो। अब आप आराम से बताओ, बी के पास प्रॉफिट चले गए, ए के प्रॉफिट्स कम हो गए तो क्या हुआ? ए ने बोनस दिया या नहीं दिया, या लो बोनस दिया? उसने कम बोनस दिया क्योंकि उसने क्या बोला, मेरे पास तो प्रॉफिट ही नहीं है। प्रॉफिट कहां गए भाई साहब? सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिए। दिनशा मानिक ने प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे टैक्स की चोरी करने के लिए, इस कंपनी ने प्रॉफिट ट्रांसफर करे हैं बोनस से अवॉइड करने के लिए। बोनस बहुत मोटा अमाउंट होता देना पड़ता है। एम्प्लॉइज को पता लग गया ये बात का। एम्प्लॉय बोले यार इतनी मेहनत करी, इतना माल बेचा, माल इतना बेचा, लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं है? बी कंपनी तो कागजों पे बनाई गई कंपनी थी, बी कंपनी सब्सिडरी, उसका तो कोई ऑफिस ही नहीं था, उसका तो कोई एम्प्लॉय ही नहीं था। बी की सेल, एक्चुअल में बी की सेल थी या सेल तो वो ए की थी, लेकिन ए ने बी को ट्रांसफर कर दी। ए के एम्प्लॉइज को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने जब ये बात पता करी तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। किसने किस पे केस किया होगा? एम्प्लॉइज ने कंपनी पे किया। कंपनी का नाम होता था वर्कमैन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ए कंपनी का नाम क्या था? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। तो केस क्या बना पता है आपको? वर्कमैन या वर्कर्स ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड। वर्कर्स ने अपनी कंपनी पे केस कर दिया, वर्कर्स ने केस किया था। बोले जज साहब देखना ये। अब आपको तो पता है कंपनी चौड़े हो गई, जैसे कल वो चौड़े हो रहे थे सारे, कंपनी भी चौड़ी हो गई। ये कंपनी बोल क्या किया? मैंने क्या किया सर? सुना है तूने बोनस कम दिया। हाँ सर, तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो बोनस तो कम ही दूंगी ना, बोनस एक्ट में ही लिखा है प्रॉफिट कम हो तो कम बोनस दो। प्रॉफिट कहां गया तेरा? प्रॉफिट है ही नहीं सर। कहां गया? सर वो एक बी कंपनी थी, हमने बिजनेस एक्सपेंशन करना है ना तो एक बी कंपनी को एस्टैब्लिश की है, अपने कुछ बिजनेस बी कंपनी को दिए हैं। हाँ तो सर वो बी कंपनी के बिजनेस है, बी कंपनी का प्रॉफिट है सर वो। सर अब एक कंपनी बोली सर एक सब्सिडरी बी बनाना कोई इलीगल बात है क्या? हाँ मैंने एक बी को बनाया और अपने कुछ बिजनेस बी को सौंप दिए, ये कुछ इलीगल है क्या? हाँ हाँ। जज साहब क्या बोले? जाने से पहले आज क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैं नहीं पूछूंगा। आज के जज आप है। माइक रेडी? आपको पता है क्वेश्चन क्या है? ओके माइक देना जरा। माइक रेडी? क्वेश्चन 1 ये जज साहब पूछ रहे हैं। अच्छा सा क्वेश्चन बनाइए, बढ़िया सा। ऑफिस कहां पे? ए कंपनी को पहला क्वेश्चन। हाँ ऑफिस कहां पे और किसका ऑफिस सर? बी सब्सिडरी कंपनी का। और उसका बिजनेस क्या है? सर बी कंपनी का ऑफिस सर उस तो मेरे ड्रॉअर में है सर, एक पेपर है बी कंपनी का सर, बस। और तो कोई एक्चुअल में ऑफिस है ही नहीं। बिजनेस तो सर वही है जो ए ने दिए हैं, अपना तो कोई बी का बिजनेस है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन और बनता है यहां पे। हाँ बी बिजनेस कर रही है तो उसके एम्प्लॉइज कहां रहते हैं, कितने हैं बताओ? हाँ सर बी के पास तो कोई अच्छा बी की फैक्ट्री कहां है सर? कोई सर वो तो है ही नहीं। ना बी की कोई बिजनेस ऑफिस है, ना बी की कोई फैक्ट्री है, ना बी के पास कोई एम्प्लॉय है। क्या बी सिर्फ पेपर पे बनाई गई कंपनी है? पेपर कंपनी बोल सकते हैं अंग्रेजी में इसको। कैसी कंपनी? क्या बी सिर्फ पेपर्स में बनाई गई एक कंपनी है? बताओ। मेरा डाउट
तो क्या मैं बोल सकता हूं ए ने बी को स्पेशली बनाया ताकि बोनस अवॉइड कर सके, कम दे सके। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, सब बच्चे बताओ। मेरी नजरों में ए और बी दो कंपनीज नहीं है, मेरी नजरों में इनके बीच में जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, दो कंपनी है तो दो सेपरेट है ना। मैं इन दोनों को दो मानता हूं या एक मानता हूं? मैं सेपरेट नहीं मानता, मैं इन दोनों को एक कंपनी मानता हूं। और एक कंपनी यानी दोनों का प्रॉफिट जोड़ के इकट्ठा जोड़ा जाएगा। और अगर दोनों कंपनियों का प्रॉफिट एक साथ देखा जाएगा तो प्रॉफिट कम है या बहुत ज्यादा है? तो क्या बोनस देना पड़ेगा? यस। बेवकूफ, बेवकूफ। हाँ भाई माइक देना जरा इधर। हाँ जी, इधर दो किसी बच्चे को। कोई बच्चा लेगा माइक? रेड टी शर्ट वाले को। तो बेवकूफ, मैं पूछ रहा हूं कुछ, क्या करते जो बच जाते? एक कंपनी ने जब इतना दिमाग लगाया तो उसके सीए को एक दो आइडियाज और दो कि क्या करता तो फंसता ना। ऑफिस सेटअप कर देता, एक फैक्ट्री ले लेता पुरानी सी, वहां पे दो चार बंदे रख लेता, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग दिखा देता वहां पे, है ना। मेरा अबे देखो, मैं फाउंडेशन से ही तुम्हें उल्टे चीजें सिखा रहा हूं, आप समझ रहे हो। सीए इंटर फाइनल आते आते तो तुम्हें पूरा बिगाड़ दिया जाएगा। क्या बात करिए, सारा दिमाग कौन देता है क्लाइंट्स को? किसने आइडिया दिया सब्सिडरी बनाओ, अपनी इनकम वहां ट्रांसफर करो? लेकिन वो सीए हाफ माइंड था, उसको पूरा लॉ नहीं आता था। अबे जब सब्सिडरी को खुलवा रहा है तो एक फैक्ट्री भी खुलवा, एक ऑफिस भी खुलवा। हाँ सर, हाँ जी, कौन है सर यहाँ पे? कहाँ पे? हाँ सर, कॉर्पोरेट वेल तो ये था ना कि शेयर होल्डर्स को कंपनी से अलग नहीं करते, सेपरेट लीगल एंटिटी। यस तो यहाँ पे तो हमने दो कंपनीज को, यस, दो कंपनीज का डिवीजन सेम कर दिया ना। बिल्कुल सही बात है, मैं इसको मानूंगा। ये बच्चा सुन रहा है ध्यान से बात को। इस बच्चे ने, मैं मजाक कर रहा हूं बट इस बच्चे ने बात बड़ी जेन्युइन पूछी है। आंसर जो देगा उसको चॉकलेट मिलेगी। इस बच्चे का डाउट है कॉर्पोरेट वेल तो शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में होती है, यस और नो? कॉर्पोरेट वेल तो पर्दा होता है किसके बीच में? शेयर होल्डर और। यहां आप दो कंपनियों के बीच में पर्दा कैसे दिखा रहे हो? दो पहले रेड वाले को माइक दो। सर कंपनी इसमें है ना, मेन कंपनी मेन है ना, कंपनी ने बनाई है, सेकंड कंपनी तो सब्सिडरी है, तो होल्ड तो वही करेगा। और वो एक ह्यूमन होता है, आर्टिफिशियल ह्यूमन होता है फर्स्ट ए कंपनी। तो वर्ड्स नहीं मिल रहे इनको। और आपके साथ वाले बोलना चाह रहे हैं, उनको तो माइक जरा पीछे भी माइक। कंपनी भी तो एक लीगल पर्सन ही है। हाँ तो कंपनी लीगल पर दो कंपनी है, बट उसका डाउट तो अभी भी वही है। बट सब पैसे तो उसी कंपनी के वहां पे गए हैं, तो वर्ड नहीं बोल पा रहे वो। पीछे देना माइक जरा। सर एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। हाँ तो पढ़ दे तो शेयर, कॉर्पोरेट वेल तो शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में होता है, होल्डिंग और सब्सिडरी में थोड़ी ना पर्दा होता है। सर शेयर होल्डर सेम है। शेयर होल्डर तो ए में है, बी के तो कोई शेयर होल्डर है ही नहीं। सर शेयर्स खरीद रखे हैं ना उस मेंबर्स ने, घपला मेंबर्स ने करा है, ए कंपनी के मेंबर्स ने, और बी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। नहीं पहुंच पा रहे ट्रैक पे। तुझे ये आंसर मिल गया? अच्छा, क्वेश्चन भी खुद पूछ के करा, आंसर भी मैं ही ट्राई कर लेता हूं। गजब गजब। सर ये इसलिए तो नहीं है क्योंकि ए के अंडर ही बनी है वो कंपनी। नहीं, तो अंडर इसलिए अंडर का तो कोई उसके कंसेप्ट ही नहीं पढ़ाया मैंने, है ना। शेयर होल्डर सेम ही है। शेयर होल्डर सेम ही है? नहीं, बी में तो है ही नहीं कोई शेयर होल्डर। नो सर कंपनी ए के पास कंपनी बी के शेयर्स हैं। यस। अबे ए और बी में कैसा रिश्ता है? होल्डिंग और सब्सिडरी। ए ने बी को बनाया, ये तो अंग्रेजी में बोलेंगे, ए ने बी को बनाया। बी ने जब शेयर इशू करे होंगे तो शेयर किसने बी के खरीदे? ए ने। सारे शेयर बी के किसने खरीदे होंगे? क्योंकि ए ने बी को बनाया। बी बनेगी कैसे? जब कोई कंपनी बनती है तो क्या वो इशू करती है अपना शेयर? बी का शेयर किसने खरीदा? बात समझ रहे हो? बी को बनाया तो इशूड कैपिटल बी का अकाउंट्स आते हैं। बी का शेयर किसने खरीदा होगा? सारा ए लिमिटेड ने, ए कंपनी ने। तो कौन किसकी शेयर होल्डर है? ए शेयर होल्डर है किसकी? तो यहां पे ए शेयर होल्डर है और बी कंपनी है। बट क्या शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में तो पर्दा होता है? उस पर्दे को उठा दिया जाएगा। किसने बोला था यहां से चॉकलेट ड्यू है? चॉकलेट लाओ, एक इसको दो चॉकलेट लाके। मैडम एक चॉकलेट इसके लिए, हाथ खड़ा करना, ठीक है? एक चॉकलेट इसको दीजिए लाके। ओके, हाँ जी,
मेरा सवाल, बच्चा कह रहा था डाउट पूछने वाले को चॉकलेट दो ना, दिमाग तो डाउट पूछने वाले का है। माइक हाँ बोलो। वो था सर, प्रॉफिट्स जैसे बी ने सेल्स करी हाँ तो प्रॉफिट्स तो ए के पास ही आए, क्यों, कैसे? शेयर होल्डर था ना। तो वो बी जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी तभी ए के पास जाएगा। बट अगर डिविडेंड पढ़ सुना है कभी डिविडेंड, बी के प्रॉफिट्स बी जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिविडेंड तब ए के पास जाएगा। बट ए बड़ा चंट है, ए कहता है अगर मैं बी का डिविडेंड ले लूंगा तो मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और फिर मुझे बोनस ज्यादा देना होगा। तो ए ने चालाकी करी, बी को क्या समझाया, मुझे कोई प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट मत करो। वो भी क्या पता आगे जाके बी से लोन ले ले। क्या मेरी बात क्लियर या नॉट क्लियर? हाँ जी, दे दो बेटा इसको चॉकलेट। हाँ भाई, इसके लिए क्लैपिंग कर देते हैं बच्चे के लिए। हाँ जी, मेरा डाउट ओके। बच्चा देखो, इसने कुछ नहीं किया, इसने आप सबकी बात को सुना, इसने देखा सर बोल नहीं, बच्चा बोल नहीं पा रहा। मतलब आप सच बताऊं, आप सब बच्चे पहुंच तो गए थे, लेकिन आप लोग ये वर्ड नहीं बोल पकड़ पा रहे थे कि कौन किसका शेयर होल्डर है, क्योंकि कॉर्पोरेट वेल्थ तो शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में है। ए ने बी को बनाया तो ए ने किसके शेयर खरीदे? सैलोमन ने सैलोमन कंपनी को बनाया तो सैलोमन ने किसके शेयर खरीदे थे? सैलोमन कंपनी लिमिटेड के। भाई जो बंदा बनाता वही तो शेयर खरीदता है। तो ए बी का क्या था बेटा? शेयर होल्डर था। हाँ जी, बाइक देना जरा। यस ओके। हाँ जी, सर अगर बी कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा था तो उसके पास प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? क्योंकि ए ने तो उसको सिर्फ एसेट्स ही दे सकता है। ए ने अपने एसेट भी दे दिए और अपना बिजनेस भी दे दिया। बिजनेस के एग्जांपल देता हूं बच्चों। ए की कुछ दुकानें थी, दुकानों पे माल बिकता था। ए के दुकानें क्या एक ही एसेट्स थी? ए अगर वो दुकानें बी को भी दे दे तो उन दुकानों की अब सेल किसकी सेल हो गई? बी का बिजनेस भी हुआ ना इसका तो मतलब। बी की दुकानें थी किसकी? एक ही, पर एक वो ही। बी चला रहा है बट बी चला रहे हैं। बी क्यों चला रहे हैं? जज साहब ने पूछा। बी को आपने बिजनेस बेच दिया तो बी से कुछ खरीदा भी तो होगा। पर जो शॉप चलाने के लिए कोई होगा भी तो सही वहाँ पे, एम्प्लॉय होगा, नौकर होगा, वो तो भी बी ए के का ही बंदे तो थे। हुआ। चलो हाँ, अब वो बी का ही तो हुआ जब बी ने शॉप खरीदी। आप कहते हो, मैं कहता हूं बी का था। सपोज करो दुकानें बी के नाम पे चल रही थी, बंदे भी किसके बैठे थे? बी के। बी कह रहे ये तो मेरी सेल है। जज साहब ने बोला तूने ए से उसका बिजनेस खरीदा तो परचेज कंसिडरेशन पे करी होगी, और ए ने तेरे को क्यों बेचा? जज साहब को डाउट लगा होगा ना कि बी जो भी प्रॉफिट कमा रहा है अल्टीमेटली वो किसके पास जा रहा है? या तो ए के पास जा रहा है। दुकानों की सेल, जो बच्चे ने इसने बात उठाई थी, हो सकता है दुकानों की सेल का प्रॉफिट अल्टीमेटली किसके पास पहुंच रहा हूं? ए के पास। या बी को दुकानें चलाने के लिए सारे ऑर्डर किसके मानने पड़ रहे हों? ए के। जज को कुछ तो गलत लगा होगा, है ना? हाँ जी, अगला डाउट। चले तो इस केस में बेटा आपको बात समझ आ गई पूरी की पूरी? पढ़ते हैं, आइए। इफ पर्पस इज अलर्ट, इफ पर्पस इज टू अवॉइड एनी लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन को अगर आप अवॉइड करोगे देन वेल कैन बी लिफ्टेड। हाँ जी, क्या बात क्लियर? सेकंड, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन, केस का नाम पढ़ो, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर वर्सेस एसोसिएटेड कंपनी का नाम तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री कंपनी था, उसके वर्कर्स के लिए ये नाम लिखा गया वर्कमैन। वर्कमैन समझते हैं वर्ड, वर्कर्स के लिए वर्कमैन यूज कर रहे हैं। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड, ठीक है। कंपनी वाज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट एंड वाज लायबल टू पे, in order to avoid bonus it formed a subsidiary and transferred its income to, so that company can avoid, it was held that company and subsidiary will be one। हाँ जी, अंश बेटा, अंश कह रहा है सर यहाँ पे एम्प्लॉय का वेलफेयर अवॉइड करना चाह रहा था वो, इसलिए पर्दा उठ गया। बट सर अगर एम्प्लॉय के अलावा और कोई, और क्या वर्ड है इसका, अगर वो कोई और सोशल बेनिफिट अवॉइड कर रहा होता, बेटा वो डिपेंड करेगा
कंपनी की इंटेंशन देखी जाएगी। अगर कंपनी गलत कुछ करेगी तो पर्दा उठेगा अंश, वो एग्जाम्पल पे डिपेंड करेगा बच्चे। जैसे एक एग्जाम्पल और सुनो अंश, ये वाला ऑनलाइन में किसी और का कोई डाउट अंश के अलावा? हाँ जी, अभी गूगल इन्होंने भी सही बोला था, ए इज द पेरेंट। लेकिन तुम्हें चॉकलेट्स नहीं मिल सकती ना ऑनलाइन वालों, चॉकलेट्स तो सिर्फ फेस टू फेस वालों को मिल सकती है। तुम्हें चाहिए तुम भी आ जाओ ऑनलाइन, सिर्फ कहाँ पे? फेस टू फेस। हाँ यार ये तो गलत है ना, चॉकलेट फेस टू फेस को मिलेगी, ऑनलाइन को नहीं मिलेगी, दिस इज तो रॉन्ग ना। जैसे पिछले बैच में मैंने बोल दिया, वहाँ पे पिछले बैच में मैंने बोल दिया, वो जो बैच जनवरी का था ना, मैंने उसमें बोल दिया जो बच्चे के लॉ में 80 आए उसे मैं 1 लाख रुपीज़ दूंगा। आई मेड दिस अनाउंसमेंट। प्लस एक 5 स्टार में मेरे साथ उसका लंच, 5 स्टार वो चूज़ करेगा, लंच मैं दूंगा। क्या बात क्लियर है? तो ये 2 ऑफर मैंने दी थी, तो ये बात शोर मच गया वहाँ पे, तो उस बैच में तो भाई 1 लाख रुपए अश्मीत सर देंगे। तो वो वैभव सर को पता लग गया, वैभव सर ने कहा सर ये अगर आप दोगे तो और सब्जेक्ट्स में भी बच्चों के अच्छे आएंगे, फिर वहाँ कंपैरिजन हो जाएगा, तो ये जो ऑफर है आप इसको विड्रॉ करो। तो फिर मैंने विड्रॉ कर ली। मैं कभी मैं 1 लाख नहीं दूंगा, बट हाँ किसी के 80 आए तो मैं पर्सनल बेसिस पे उसको लंच पे लेके जाऊंगा। तो नालायक कोई लाया ही नहीं 80, कोई लाया। आपके केस में ये ऑफर कंटिन्यूड है, मेरे साथ लंच पे ताज चलना, मौर्य चलना है, मौर्य चलेंगे, ललित चलना है, जहाँ भी चलना है, लेकिन आपको कितने लाने हैं? 80, मिनिमम 80। क्या बात क्लियर? ये जो समरी बुक है, इसका नाम उन बैच के बच्चों ने पता है क्या सजेस्ट किया था? इस किताब का नाम समरी बुक मत रखो, इस किताब का नाम रखो इस बार 80 पार, इस बार। तो मैंने नहीं रखा था नाम, क्योंकि उसी समय मोदी जी के इलेक्शन हो रहे थे, तो मोदी जी ने भी जुमला दिया था इस बार, तो उनके आए नहीं थे 400 पार। मैं कहा ये नाम मनहूस है, ये मत रखो। देखो उन्होंने रखवाया है नाम, लेकिन नंबर तो किसी के आए ही नहीं भाई, 80 है ना, तो ये नाम मनहूस है। चलो ओके, आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अब देखते हैं, तो चॉकलेट्स होनी चाहिए क्लास में या नहीं? फिर ऑनलाइन वाले बच्चे कहते हैं सर कोई बात नहीं है ना बेटे, इनको दे देंगे, बेचारों को ये बहुत दूर दूर से आते हैं गर्मी में, है ना। अब आओ, कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट, लास्ट एक्सेप्शन छोटे, लास्ट एक्सेप्शन। आज क्लास नंबर हमारी कौन सी है? 3rd। ओके, कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट कौन होता है? एजेंट वो होता है जो अपने प्रिंसिपल के इशारे पे काम करे। जैसे मैंने बोला भैया ये मेरे एजेंट है, मैं इनका बॉस हूं, ये मेरे एजेंट है, ये वो करेंगे जो इनको मैं बोलूंगा, ये मेरे इशारे पे काम करेंगे, तो ये मेरे कौन हुए? एजेंट हुए। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ यहां पे, मेरा डाउट। एक कंपनी थी ए लिमिटेड, उसके बाद बहुत सारी बसेस थी, ठीक है, उसको बसेस चलाने के लिए लंदन गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना था, बसेस चलाने के लिए लंदन गवर्नमेंट से, लेकिन कंपनी की रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसे लाइसेंस देने से मना कर दिया। एक कंपनी को बसेस चलानी थी लंदन में, तो लंदन में बसेस चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होते हैं, लेकिन उस कंपनी की रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, गुडविल अच्छी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस, अब वो लंदन है, इंडिया तो है नहीं कि रिश्वत दे के लाइसेंस मिल जाएगा, है ना, लाइसेंस नहीं मिला। अब एक कंपनी बोली शिट यार मेरी तो बसेस खराब बेकार हो जाएंगी, क्योंकि मुझे तो गवर्नमेंट क्या नहीं दे रही। तो कंपनी ए ने क्या किया आप बताओ? एक सब्सिडरी बनाई, नाम क्या रखा? बी लिमिटेड, और सारी बसेस इसको ट्रांसफर कर दी। क्या बात क्लियर? मेरा और गवर्नमेंट को फिर से अप्लाई किया, फ्रेश एप्लीकेशन दी, लेकिन अब की बार किसके नाम पे अप्लाई किया? बी के नाम का। बी नई कंपनी थी, गवर्नमेंट ने देखा बी कंपनी नहीं है, इसकी रिपोर्ट खराब नहीं है, तो गवर्नमेंट ने तुरंत लाइसेंस किसको दे दिया? बी कंपनी को। अब बसों पे लिखा जाता है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड, ये अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, अपने नाम पे नहीं मिला तो बी के नाम पे मिल गया, बी भी तो अपनी है। अब बी का जो भी प्रॉफिट हो रहा है अल्टीमेटली वो किसका प्रॉफिट है? ए का। बट ए के नाम पे बसें नहीं चल रही, किसके नाम पे चल रही हैं? बी के नाम पे। बी के नाम पे लाइसेंस मिल गया, बसों को कहां चलाना है, किस रूट पे चलाना है, ये बी डिसाइड नहीं करता, ए ही डिसाइड करता है। बी के नाम पे बस बसेस ली गई हैं, बट सारा कंट्रोल तो किसका है? ए का। सब बच्चे बताओ, क्या गवर्नमेंट को पागल बनाया गया यहाँ पे? क्या गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया गया? ए के नाम पे लाइसेंस नहीं मिल रहा था तो उसने सब्सिडरी बनाई और उसके नाम पे लाइसेंस ले लिया।
यहां पे भी पिछले वाला रूल लगाओ, बताओ कौन किसका शेयर होल्डर है? ए शेयर होल्डर है किसका? क्या इनके बीच का पर्दा उठा दिया जाए और इन दोनों को दो माना जाए या एक ही माना जाए? और एक ही माना जाएगा तो ए माना जाएगा क्योंकि कंट्रोल ए का है, और ए की तो इंटेंशन खराब थी, उसको तो लाइसेंस। तो इस केस में क्या कोर्ट ने बी को बसेस चलाने दी या बसेस रुकवा दी गई? क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ये गलत चीटिंग की गई। क्या बात समझ आया आपको? आवाज नहीं आई? या कौन सी कंपनी किसकी एजेंट है? एजेंट वो होता है जो किसी के इशारे पे काम कर रहा हो। कौन किसके इशारों पे काम कर रहा था? बी वॉज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ बी वॉज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ए। हाँ जी बोलो जी, सवाल पूछो, आपकी बारी। क्या बात समझ आया? एक बार जरा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं इसकी, फिर आपके डाउट सुन लेंगे। आओ। यस, पढ़िए। इफ कंपनी इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ, सब बच्चे बताओगे मेरे कंपनी में, मेरे एग्जांपल में कौन शेयर होल्डर था? ए शेयर होल्डर था किसका? यहां कंपनी वर्ड किसके लिए आ रहा है? बी। इफ बी कंपनी इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ ए, शेयर होल्डर कौन है बेटा? या बी किसके लिए काम कर रही है? अदर कंपनी कौन है बेटा? ए। देन प्रिंसिपल भी कौन है बेटा? प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल। लायबल कौन होगा? एजेंट होगा या प्रिंसिपल होगा? केस का नाम था मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश कमीशन। कंपनी वॉज नॉट गेटिंग लाइसेंस इन इट्स ओन नेम, सो इट फॉर्म्ड and obtained all vehicles were transferred to court held that parent word A के लिए आ रहा है और सब्सिडरी के लिए क्या वर्ड आ रहा है? R1 कंपनी। ओके, क्या कह रहे हो बेटा? वॉल्यूम 2 तो अभी बेटा किसी को भी नहीं देगी। वॉल्यूम 2 आपको मिलेगी जाके कब मिलेगी? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? वो तो जुलाई अगस्त में मिलेगी आपको। मैंने सिर्फ कौन सा लॉ पढ़ाना है अभी आपको? कंपनी। उसके बाद बैच बंद हो जाएगा लॉ का। लॉ का बैच जब शुरू होगा सितंबर में, तब मैं आपको दोबारा, तब वॉल्यूम 2 तो खैर आपको भी मिल जाएगी, इसमें अगले महीने ही मिल जाएगी, बट यूज उसको हम तब करेंगे। वॉल्यूम 2 में से सिर्फ कंपनी वाला पोर्शन में आपको एक आधे दिन में दे दूंगा, ठीक है? वॉल्यूम 2 अभी नहीं मिलेगी। बट एक बात और है, मैं अभी कंपनी पढ़ा रहा हूँ, फिर सितंबर में मिलूंगा तो दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारा पढ़ाऊंगा। तो उस समय मैंने जैसे पिछले बैच में किया था, मैं एंड में जाके बिल्कुल शुरुआत समझ आ गया आपको? शुरुआत में तो मैं बाकी लॉस पढ़ाऊंगा सारे, जब बैच खत्म होगा तो एंड में मैं कंपनी दोबारा कराऊंगा, क्योंकि उस समय तक बहुत गैप आ गया होगा ना आपके कंसेप्ट। समझ आ गई आपको बात? तो मैं दोबारा, आप दोबारा कर लेना मेरे साथ, ठीक है? 4-5 क्लास लगेंगे उस समय भी, ठीक है ना? अब सवाल, चलो आपको यहां पे ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो कुल मिला के हम लोगों ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल फिनिश कर ली। अब हमारे सामने क्या आ गया भाई और बहनों? टाइप्स ऑफ अरे वो ग्रुप में शेयर कर दिए क्वेश्चंस, बोल दिया था आपने। आपके ग्रुप में क्वेश्चंस आए हैं? कोई बात नहीं भी आए तो अभी बोर्ड पे देखना। सब बच्चे देखिए ये क्वेश्चन, सब बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है? ध्रुव वाला क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। ध्रुव वॉज अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉई इन सनमुन टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड ऑन अ कंडीशन दैट इफ ही वॉज टू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट he will not solicit customers of the company। मैंने कल कुछ बोला था आपको। ध्रुव को जॉब मिली है इस कंपनी में इस कंडीशन पे कि अगर ये कंपनी छोड़ के गया तो कंपनी के कस्टमर्स नहीं तोड़ेगा। आफ्टर सम टाइम ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। फायर्ड मतलब निकाल दिया उसको कंपनी से। उसने अपना खुद का बिजनेस खोला अंडर अ प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक प्रोप्राइटरशिप खोली उसने, सो प्रोप्राइटर कंपनी नहीं बनाई उसने, अपना ही एक। एंड अंडरकट उसने तोड़ लिए। क्या तोड़ दिया? कोई बच्चा बताएगा? सनमून कंपनी के सारे प्राइसेस गिरा दिए। कोई बच्चा बताएगा क्या मतलब उसने किया? उसने सस्ते रेटों पे सामान बेचना शुरू कर दिया होगा, तो इस कंपनी को नुकसान हो गया, इसके प्राइसेस कट गए, कम हो गए। ऑन द लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज लीगल,
टू रीफ्रेन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ब्रीच ऑफ, उसके एक फ्रेंड ने बोला तू तू प्रोप्राइटरशिप बनाएगा ना तो कल को तेरे पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल लग जाएगा। मतलब तेरा कॉन्ट्रैक्ट था ना कि तू उसके कस्टमर नहीं तोड़ेगा और तूने कस्टमर, तो तेरे पे कौन सा लॉ लग जाएगा? ब्रीच ऑफ। तू अगर इससे रिफ्रेन होना चाहता है, रिफ्रेन का मतलब बचना चाहता है, तो तू काम कर, अपने नाम पे मत तोड़। किसके नाम पे तोड़? ही फॉर्म्ड उसने चालाकी क्या करी? एक कंपनी नई बनाई और नई कंपनी का नाम क्या रखा? इस कंपनी में उसने अपनी वाइफ को लिया, अपने फ्रेंड को लिया, ठीक है। और ध्रुव खुद क्या बन गया? क्या बात, खुद ही शेयर होल्डर भी बन गया, डायरेक्टर भी बन गया। दे टुक ओवर ध्रुव्स बिजनेस, और अपना बिजनेस जो इंडिविजुअल नाम में कर रहा था किसको बेच दिया उसने? इस कंपनी को। अब पुरानी कंपनी का नाम क्या था? सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड। उसने केस फाइल कर दिया। सूट का मतलब क्या होता है बेटा? किस पे फाइल कर दिया? किस बात पे? कि तूने कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया है? वॉयलेशन, मतलब तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना। 7 स्टार जो बदतमीज कंपनी थी उसने आर्ग्यू करा कि हमने तो कभी कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो किसने किया था? ध्रुव और सनमून ने। मतलब समझ आई बात को? क्या हुआ? 7 स्टार बोली हमने तो कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया ही नहीं था, आपके साथ तो सनमून। किसने किया था कॉन्ट्रैक्ट? ध्रुव ने। एंड एज अ कंपनी इज अ सेपरेट, तो हमने तो आपके साथ कोई भी वॉयलेशन नहीं करी, कोई गलत काम नहीं किया। आपसे पूछा गया एक्सप्लेन विद रीजन वेदर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बिटवीन मिस्टर ध्रुव एंड विल बी डिसरिगार्डेड। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा? ध्रुव गलत काम कर रहे? ध्रुव ने को मना किया था किसने? सनमून कंपनी ने, कि तुम्हारे कस्टमर नहीं तोड़ेगा। पहले उसने खुद तोड़े, बाद में उसने कंपनी बना के कस्टमर तोड़े। बताओ ये ध्रुव की इंटेंशन सही है या गलत है? क्या ऐसा कुछ पड़ा है? कौन सा केस? कौन सा केस था? फ्रॉड का, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। क्या बात क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने कल बोला था आपको कि क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। मेरा अभी मैं लिखना नहीं सिखा रहा, अगर लिखना देखना है तो चलो देख लो सोल्यूशन कैसे लिखा। पहले आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि ये जो प्रॉब्लम है, द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू द प्रोविजंस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अंडर, बस इतनी सी बात। आपने टॉपिक बताया ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, फिर आपने वो एक्सप्लेन किया। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ दैट इज कंपनीज फॉर्म्ड सिंपली एज अ डिवाइस टू इवेड, इवेड मतलब चोरी करना, लीगल, दो इट इज ओनली इन लिमिटेड एंड डिस्क्रीट। कोर्ट कैन पियर्स, अभी पियर्स वर्ड समझाया था मैंने, कोर्ट फाड़ देगा। फिर इन अदर वर्ड्स इफ कंपनी वाज अ मेयर शैम और क्लॉक, कंपनी बनाई गई थी सिर्फ गलत इंटेंशन से, रॉन्ग इंटेंशन, तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट रहेगा या खत्म कर दिया जाएगा? यहां मैंने पहले पॉइंट में मैंने बताया टॉपिक कौन सा है, दूसरे पॉइंट में मैंने टॉपिक या केस को एक्सप्लेन किया, थर्ड पॉइंट में मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों? अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन करके अपनी क्या दे दूंगा? ऑन कंसिडरिंग द डिसीजन ऑफ द केस it is very much clear that 7 Star was formed just to evade of the agreement between Dhruv and कंपनी बनाई गई थी ताकि लीगल ऑब्लिगेशन था ना ध्रुव का, ऑब्लिगेशन होता है ड्यूटी, ध्रुव की ड्यूटी थी ना कि वो कस्टमर नहीं तोड़ेगा, लेकिन कंपनी बनाई गई थी इस ऑब्लिगेशन को तोड़ इवेड करने के लिए। व्हाट इज इवेड? तोड़ने के लिए। कंपनी बनाई गई थी ताकि ध्रुव ना कस्टमर तोड़े, बल्कि कस्टमर कौन तोड़े? कंपनी। 7 Star इज जस्ट अ शैम और क्लॉक, मतलब गलत इंटेंशन से बनाई गई, इसलिए ध्रुव और 7 Star को क्या कर दिया जाएगा बेटा? इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये एग्जाम का क्वेश्चन था। कितना हार्ड था क्वेश्चन? बहुत हार्ड था। समझ आया था क्वेश्चन? आंसर लिखना तीसरी क्लास में नहीं रिलेवेंट, अभी नहीं लिखने आंसर्स, अभी 1-2 क्लास और रुकेंगे, ठीक है? मेरा डाउट ये लो जी, सेम क्वेश्चन दोबारा, सब बच्चे जरा देखो, सेम डिट्टो, मैं नहीं लिख पढ़ने दूंगा, और देख रहे हो आप यहाँ पे और लगाया मैंने, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम क्वेश्चन की वर्डिंग अलग है ये भी वही गिलफोर्ड मोटर कंपनी की स्टोरी, ठीक है? ये देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है,
पढ़ो, आ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन बट कुड नॉट गेट, तो उसने क्या किया, और सब्सिडरी के नाम पे क्या मिल गया, और सारे व्हीकल भी किसको ट्रांसफर कर दिए गए। क्या पेरेंट और सब्सिडरी को सेपरेट माना जाएगा? नो सर। क्या पर्दा उठ जाएगा? अभी केस पड़ा था मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस, बोलो जी क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन 3, ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन ओवरस्टेटिंग इन इट्स, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज ओवरस्टेटिंग? बढ़ा रही है, क्या बढ़ा रही है अपना, कहां पे? कोई बच्चा बताएगा जब अपने खर्चे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मेरा ऑन इंक्वायरी इट वाज फाउंड दैट मेयर पर्पस वाज टू अवॉइड, कोई बच्चा बताएगा टैक्स कैसे बचेगा? खर्चे बढ़ाओगे तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी। हाउएवर देयर वर नो फ्रॉड, कंपनी की कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, बस वो टैक्स बचाना चाहती थी। क्या कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा या नहीं होगा? क्या कॉर्पोरेट वेल सिर्फ फ्रॉड के केस में लिफ्ट होता है या टैक्स की चोरी करोगे तो भी लिफ्ट होगी? तो क्या यहां पे लिफ्ट होगा? जवाब दो। ये केस डिट्टो किससे मैच करते हैं? दिन शाह माने। मैंने यहां बताया 5 केसेस होते हैं जब पर्दा उठता है, याद है? अभी पढ़े थे 5 केसेस, तो यहां पे भी पर्दा उठेगा। ये लो जी 3 क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिए, ये ग्रुप में शेयर हो जाएगी फाइल, अभी आप इन्हें क्वेश्चंस को घर पे फिर से पढ़ना। मेरा डाउट, अभी अगर थोड़ा सा आपको टफ लग रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने में तो अभी 1-2 क्लासों में हैबिट हो जाएगी। कोई भी चीज पहली बार करते हैं ना बेटा तो मुश्किल लगती है ना? इन क्वेश्चंस को आपने घर जाके दोबारा पढ़ने। ये देखो, एक क्वेश्चन और कर ले। आवाज नहीं आई? अरे जोर से बोलो। मैं अभी इनमें से एक भी लिखवाऊंगा नहीं आपसे, ठीक है? मिस्टर सनी सोल्ड हिज बिजनेस ऑफ टू आ, सनी ने अपना बिजनेस एक कॉटन प्रोडक्शन कंपनी को दे दिया जिसमें सनी ने सारे शेयर ले लिए, एक शेयर को छोड़ के। वो दूसरा शेयर किसने लिया? उसकी बीवी ने। अच्छा जी, सनी एक किसका बिजनेस करता था भाई और बहनों? उसने वो बिजनेस किसको बेच दिया? और उस कॉटन प्रोडक्शन कंपनी के सारे शेयर किसने ले लिए? सनी ने। बस एक शेयर किसको दे दिया अपनी? कुछ ऐसा मैंने पढ़ा है, सैलोमन वर्सेस। बस हमें इतना ही दिमाग लगाना है यार, ये कौन सा केस था? आप मेरी बात समझ रहे हो? हमें बस यही दिमाग लगाना है यार, ये तो सैलोमन में भी तो यही हुआ था, उसने भी अपने लेदर का बिजनेस कंपनी को बेच दिया था और उसने अपने एक शेयर भी 20 बच्चों को दे दिया था। ही ना? अच्छा, ही इज ऑल्सो द क्रेडिटर इन द कंपनी, मतलब समझ आया? जैसे वहां वो सिक्योरिटी बेंचर होल्डर था, यहां पे ये क्या था? ही ऑल्सो गेट इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक ऑफ द कंपनी इन हिज ओन नेम। बेड़ा गर्क, उसने स्टॉक किसके नाम पे, कंपनी की स्टॉक अपने नाम पे क्या करवा ली? आफ्टर 1 ईयर। देखो स्टार्टिंग में लग रहा था सैलोमन का केस है, लेकिन इंश्योरेंस बोल के इसने क्या घुमा दिया क्वेश्चन, मैकॉरा में ले गया। ये क्या बात क्लियर है? आफ्टर 1 ईयर ऑल द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी वाज डिस्ट्रॉयड बाय, सनी ने क्लेम मांगा इंश्योरेंस कंपनी से। जवाब दो, क्या इंश्योरेंस कंपनी पे करे या ना करे? मैकॉरा वर्सेस नॉर्दर्न। देखो थोड़ा सैलोमन के बारे में भी बता दिया मैंने, है ना, लेकिन आंसर किसके हिसाब से लिखना? मैकॉरा के बता। क्या बात क्लियर? आवाज नहीं आई? क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा कईयों को, तो चलो सर इंटरेस्ट तो आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो सब बच्चे अपने आप। पढ़ा मेरे बच्चों? अरे दोनों मेंबर मर गए, क्या कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी? कौन सा फीचर? क्या टुच्चे क्वेश्चन आते हैं यार, मेरे को तो अच्छे नहीं लगते। क्वेश्चन आए तो फिर आए तो बढ़िया आए ना। फीचर्स पे, परपेचुअल सक्सेशन पे क्वेश्चन आया है ना?
और बाकी क्वेश्चन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे आए हैं। चलो मेरा सवाल, ओके, बस 1 मिनट में शुरू करते हैं वापस। अभी इन क्वेश्चंस को लिखना नहीं है, चलिए मैं देख रहा था कोई क्वेश्चन इस बार आया इस टॉपिक से, नहीं है इस बार कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आया। चलिए अभी आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने क्या आ गया बेटा, टाइप्स ऑफ कंपनीज। हमें कुल मिला के कितनी कंपनीज पढ़नी है? 18 तरह की कंपनियां पढ़नी है, हाँ है ना भाई लोग, 18 तरह की कंपनियां पढ़नी है। ये कंपनियों के नाम है सारे। सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये 3 तरह की कंपनी है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर 3 तरह की है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी कितनी है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल 2 हैं और बाकी बची कुछ ही 7 है। सबसे पहले क्या शुरू कर देते हैं बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो आपको आती हैं। नाम पढ़ना, पहला नाम किसका आया? लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा नाम और तीसरा नाम। 3 तरह की कंपनी होती है। अगर लायबिलिटी के बेसिस पे बताऊं, बताओ जी पहला नाम किसका आता है? लिमिटेड बाय। ये देख बेटा मैंने लिखा 2 तरह की कंपनी होती है, एक होती है लिमिटेड कंपनी और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। बताना बेटा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी, कमन फास्ट, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कौन सी कंपनी रियल लाइफ में नहीं बनाई जाती? अनलिमिटेड कंपनी बड़ी बेकार कंपनी होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी। लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? एक लिमिटेड कंपनी में ए ने 10 रुपए का शेयर खरीदा तो लायबिलिटी केवल, अगर कंपनी ने उससे 8 रुपए मांग लिए, 2 रुपए अभी नहीं मांगे, तो उसकी लायबिलिटी बस कितना देना है? उससे जब मांगोगे वो दे देगा। कभी कंपनी उससे पैसे एग्जिस्टेंस में मांग ले, कभी भी वो दे देगा। मान लो कंपनी बंद हो रही है, उस समय बोले भाई 2 रुपए दे दे, क्या दे देगा? उसे 2 रुपए देने जब मर्जी मांग लो, चाहे एग्जिस्टेंस में मांग लो चाहे, बस वो इससे ज्यादा नहीं देगा। लेकिन इधर बताना अनलिमिटेड में क्या होगा? अगर इन्हें 10 रुपए का शेयर ले भी लिया तो कोई फायदा नहीं है। कल को कंपनी वाइंड अप हुई, कंपनी को 2 करोड़ की नीड है, क्या उसको 2 करोड़ देना पड़ेगा? अगर कंपनी ने मांग लिया तो राम 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 राम, जितना कंपनी वाइंडिंग अप पे मांगेगी। तो बड़ी गंदी कंपनी होती है कौन सी? किसी ने बनाई है कभी? हाँ एक ने बनाई थी, न्या न्या। वो बड़ा पॉपुलर हीरो है हमारी कंट्री का, किंग खान। किंग खान कौन है बच्चों? शाहरुख खान ने कंपनी बनाई थी, गूगल कर लेना मेरी क्लास के बाद। कंपनी बनाई थी, नाम रखा था ड्रीम्स अनलिमिटेड। ये उसकी प्रोडक्शन कंपनी थी, नाम रखा था ड्रीम्स, DREAMZ, ड्रीम्स अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी बना दी बेवकूफ ने। वो तो उसके सीए ने बाद में उसको समझाया, बे भाई क्या कर रहा है, अनलिमिटेड कंपनी बना के बैठ गया, क्या दिक्कत थी बताना। कल को अगर कोई पिक्चर उसकी पिट जाती
तो क्या कंपनी बंद हो जाती? बंद तो होगी। और अगर लायबिलिटीज कंपनी ना चुका पाती तो क्या शाहरुख खान को पर्सनली चुकानी पड़ती? लायबिलिटी पे कोई लिमिट थी या नहीं थी? क्या बात क्लियर? उसके सीए ने बाद में उसको समझाया, अबे ओए क्या कंपनी बना के बैठ गया, मर जाएगा कल को तू। तो उसने बाद में अपने ड्रीम्स अनलिमिटेड को कन्वर्ट करके एक लिमिटेड कंपनी बनाई, नाम रखा रेड चिली लिमिटेड। ये नाम किसी ने सुना है, रेड चिली लिमिटेड? ये आज उसकी प्रोडक्शन हाउस है, आप गूगल कर लेना थोड़ा मेरे कहने पे। पहले थी ड्रीम्स अनलिमिटेड, अभी नाम है, ये पूरी विकीपीडिया पे स्टोरी लिखी हुई है। क्या बात क्लियर? तो अभी तो कोई, मैंने कितने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से गूगल कर रहा हूं, कोई तो मिल जाए अनलिमिटेड कंपनी। कोई अनलिमिटेड कंपनी है ही नहीं, बेकार कंपनी। क्यों नहीं है? आपसे मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अनलिमिटेड कंपनी बनाने से अच्छा तो पार्टनरशिप फर्म बना लो। हाँ, पार्टनरशिप फर्म बनाना आसान है, कंपनी को रजिस्टर करवाना मुश्किल है ना? तो बंदे को अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी रखनी है तो फिर पार्टनरशिप फर्म बनाओ। मेरा डाउट, क्या बात क्लियर है? तो हमेशा कंपनी कौन सी होनी चाहिए? लिमिटेड। आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बोला लिमिटेड और अनलिमिटेड दो कंपनी है। लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी और अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी। अब लिमिटेड में आगे आ जाओ। लिमिटेड में 3 कंपनीज होती हैं। लिमिटेड में 3 कंपनीज हैं। पहली लिमिटेड बाय शेयर। कोई बच्चा समझाएगा ये कौन सी कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर? अभी समझाया, जितने का शेयर होगा, इसमें मैंने 10 रुपए का शेयर लिया तो मेरी लायबिलिटी बस कितनी है? चाहे आप ये पैसा मुझसे एग्जिस्टेंस में मांग लो, चाहे मुझसे वाइंडिंग अप पे। ये है लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। बोलो बच्चे, ये कौन सी है? इसमें हम शेयर नहीं लेते, हम सिर्फ क्या देते हैं? मैंने कंपनी को गारंटी दी मैं 100 रुपया दूंगा, लेकिन सिर्फ कब दूंगा? सिर्फ वाइंडिंग अप पे। तो मेरी लायबिलिटी केवल 100 रुपया देना है। वाइंडिंग अप पे कंपनी को 1 करोड़ चाहिए, मैं नहीं दूंगा 1 करोड़, मैं तो सिर्फ कितने पैसे दूंगा? 100 करोड़। अब इन दोनों कंपनियों में एक डिफरेंस तो ये है। क्या डिफरेंस है बेटा? लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? इन दोनों कंपनियों में, दोनों में मेंबर्स की लायबिलिटी तो क्या है? लिमिटेड। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? लिमिटेड बाय शेयर वाला आपसे पैसा कभी भी मांग सकती है, एग्जिस्टेंस में भी, और बट लिमिटेड बाय गारंटी वाली आपसे पैसा सिर्फ कब मांगती है? दूसरा डिफरेंस, लिमिटेड बाय शेयर तब बनाई जाती है जब कोई बिजनेस करना हो। शेयर का पैसा स्टार्टिंग में मंगवा लेंगे, मंगवा के बिजनेस कर लेंगे। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी तब बनाई जाती है जब हमें कोई बिजनेस वगैरह, कोई चैरिटी वगैरह करनी हो, तो हम कौन सी कंपनी बनाते हैं? लिमिटेड बाय गारंटी। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? तो जरा आ जाओ मेरे साथ, ये तीनों पढ़ के ये वाला पेज वाइंड अप करेंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर कितना है बेटा? जरा बताना। टू बी अनपेड अमाउंट ऑफ, तो मतलब समझाएगा, अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल, जितने की मेरी कॉल बची हुई होगी बस मैं उतना पे करूंगा। ब्रैकेट में मैंने ई और डब्ल्यू लिखा है, कोई बताएगा ई और डब्ल्यू? एग्जिस्टेंस में मांगोगे मैं एग्जिस्टेंस में दे दूंगा, वाइंडिंग अप में मांगोगे मैं वाइंडिंग अप पे भी दे दूंगा। नींद तो नहीं आ रही? अरे आ रही हो तो बता देना। हाँ चलिए, ये कौन सी है? लिमिटेड बाय गारंटी टू द अमाउंट ऑफ, और ये पैसा कब देंगे बच्चों? अब तीसरी बताओ कौन सी आई? नो लिमिट ऑन दी। बोलो बच्चे बोलो, क्या आपको लायबिलिटी के बेसिस पे तीनों कंपनी क्लियर है? अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, यहां भी 3 पढ़ेंगे, कौन कौन सी? प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी। स्मॉल भी होगी, स्मॉल अच्छा नीचे डाल दी वो, चलो कोई बात नहीं। हाँ मेरा डाउट, अभी यहां पे 3 कंपनीज पढ़ेंगे, 1 2 3, ठीक है। मेरा सवाल 4:50 हो गए, अपने पास टाइम कितना बचा है? अच्छा 5:30 तक है ना? ठीक है 40 मिनट हैं। मेरा मुझे लगा कि 15 पे ख़त्म होनी है।
बेटा अब एक बच्चा पूछ रहा है सर चैरिटेबल कंपनी हमसे पैसा वाइंडिंग अप पे लेगी तो अपना रोज चलने के लिए वो कैसे चलेगी? याद है हमने अकाउंट्स में शायद पढ़ा, एनपीओ पढ़ा है वो अकाउंट्स में। क्या चैरिटी कंपनी आपसे मेंबर्स बनाने की मेंबरशिप फीस चार्ज करती है, एनुअल फीस लेती है आपसे, उससे ही अपने रोज के खर्चे चला लेती है? क्या बात क्लियर है? अब सवाल, सब बच्चे सुनो, अब एक कंपनी का नाम है प्राइवेट और एक कंपनी का नाम है, मेरा डाउट, बच्चे ध्यान से सुनना, प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है? बच्चों मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, लॉ में इन दो कंपनियों की बहुत वैल्यू है, ठीक है? इंडिया में यही दो कंपनीज पॉपुलर है, प्राइवेट और पब्लिक। पहले डिफरेंशिएट करूंगा, बात समझना। प्राइवेट कंपनी की खास बात क्या है? प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 लोग चाहिए मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स हो सकते हैं बस। पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। अब अलर्ट होके सुनिएगा, मेंबर कंपनी में आता है तो क्या लाता है? कैपिटल। अगर तुम्हें लगता है 200 मेंबर बहुत होंगे मेरे लिए, 200 से जो कैपिटल आएगा वो बहुत होगा, बस मुझे और पैसा नहीं चाहिए, 200 ही बहुत होंगे, तो फिर तुम कौन सी कंपनी बनाओ? प्राइवेट। क्योंकि एक बंदा मान लो तुम्हें लगता है 1 करोड़ ले आएगा, एक बंदा अगर 1 करोड़ ले आएगा तो 200 बंदे कितना ले आएंगे? तुम कहते हो 200 करोड़ बहुत होता है, उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, तो फिर तुम कौन सी कंपनी बनाओ? प्राइवेट। लेकिन अगर तुम्हें है कि भाई पैसा बहुत चाहिए, कई 1000 करोड़ का पैसा चाहिए, हज़ारों करोड़ चाहिए, हज़ारों करोड़ चाहिए, तो फिर मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 करोड़ मेंबर रख लो, हर मेंबर को बोलो 100 करोड़ 100 रुपये दे दे हर मेंबर, 1 करोड़ मेंबर अगर 100 रुपये ईच भी देंगे तो, और अगर हर मेंबर 1000 रुपये दे दे, 1 करोड़ मेंबर 1000 रुपये हर मेंबर दे दे तो 1000 करोड़, हर मेंबर से 10,000 मांग लो तो 10,000 करोड़। क्या मेरी बात समझ आया? तो आपको कौन सी कंपनी बनानी है ये आपके फंड्स की नीड पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है बस मेरे को तो 200 मेंबर बहुत होंगे, बस 200 मेंबर जो लाएंगे उतना पैसा मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे को उससे ज्यादा पैसा बिजनेस करने के लिए नहीं चाहिए, तो फिर आप कौन सी कंपनी बनाओ? बट अगर आप कहते हो पैसा बहुत आए, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करेंगे, बहुत पैसा चाहिए, तो पब्लिक कंपनी बनाओ। रिलायंस और टाटा का नाम सुना है आपने? क्या लगता है रिलायंस और टाटा में कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? क्योंकि उसमें क्या पैसा बहुत लगा हुआ है लोगों का। आवाज नहीं आई? नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी बहुत है रिलायंस के। मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मैं टाटा का भी शेयर होल्डर हूं, मेरे जैसे बथेरे हैं। क्या बात कर, 200 से तो बहुत ज्यादा है। तो रिलायंस और टाटा दोनों क्या है? पब्लिक। अच्छा, ये जो वैभव जिलान क्लासेस है ये प्राइवेट कंपनी है। वैभव जिलान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड क्यों है, कोई बच्चा बताएगा? ज्यादा पैसे की नीड ही नहीं है, किसके पास तो 200 मेंबर भी नहीं है। वैभव जिलान क्लासेस में एक वैभव सर, एक उनके पापा, एक उनके छोटा भाई, 3 मेंबर्स हैं बस। 3 मेंबर्स ने ही लगा दिया पैसा। अबे क्या चाहिए, किराए पे लिए, जगह कौन सी खरीदी है, 5-5 लाख रुपए भी तीनों ने डाल दिया होगा, 15-20 लाख में कंपनी खड़ी कर दी। क्या बात करें? आपने हल्दीराम का नाम सुना है? हल्दीराम, पता है वो भी प्राइवेट कंपनी है। हाँ, क्या बोला मैंने? हल्दीराम भी पता है। वो जो बीकानेर से आए थे वो 5-6 भाई थे, हैं, एक बुड्ढा आया था बीकानेर से, उस बुड्ढे के 5-6 बच्चे हैं, उन 5-6 बच्चों ने एक कंपनी खोल दी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और वो कहते हैं हमें बाहर के लोग चाहिए ही नहीं, हम फैमिली, उनके बच्चे होते जा रहे हैं, वो परिवार बढ़ता जा रहा है, अगर आउटसाइडर चाहिए ही नहीं हमें। वाह, मालिक आज भी हल्दीराम के वही बच्चे, उन्हीं के बच्चे हैं, आउटसाइडर मेंबर नहीं लिया उन्होंने। अब वो चाहते नहीं पब्लिक उनकी कंपनी में घुसे, वो परिवार के लोग ही हैं, परिवार के लोग ही हैं। क्या 200 से ज्यादा हो गए जिस दिन, तो उन्हें पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अभी तो 200 भी नहीं है, तो उन्होंने कौन सी कंपनी बना रखी है? गाड़ियों का जिनको शौक है, मर्सिडीज का नाम सुने? मर्सिडीज इंडिया में बिजनेस करने आई, उसकी एक गाड़ी 1 करोड़ रुपए से ऊपर की है। मर्सिडीज इंडिया में बिजनेस करने आई, उसने इंडिया में कंपनी खोली, मर्सिडीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा मर्सिडीज ने भी प्राइवेट कंपनी खोली, कोई सोचेगा क्यों? मर्सिडीज ने भी कहा इंडिया में पब्लिक कंपनी नहीं खोलनी, प्राइवेट ठीक है। आराम से सोचो क्यों? इंडिया में बिजनेस करने के लिए उसको 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए। हाँ,
उसकी होल्डिंग कंपनी बैठी है जर्मनी में, मर्सिडीज। कहाँ की कंपनी है? पेरेंट कंपनी कहाँ बैठी है? क्या वो एक ही शेयर होल्डर होगा जिसने सारा पैसा लगा रखा होगा इंडिया में? उसे और शेयर होल्डर्स चाहिए ही नहीं, तो उसने कौन सी कंपनी बनाई? जिस दिन मर्सिडीज को लगा, पेरेंट को बैठे वहां जर्मनी में लगा कि और पैसा इंडिया के लोगों से इकट्ठा करके बड़ी कंपनी बनानी चाहिए, तो वो प्राइवेट से पब्लिक में घुस जाएगा। लेकिन अभी वो कंट्रोल अपने हाथ में रख के बैठे हुए जर्मनी वाले, है ना? तो उन्होंने कौन सी कंपनी बनाई है? प्राइवेट। मैं भी तुम्हें सलाह दूंगा हमेशा प्राइवेट कंपनी बनाना। क्यों? प्राइवेट में ज़्यादा मेंबर्स होते नहीं हैं, तुम्हारा कंपनी पे कंट्रोल रहेगा, होल्ड रहेगा। लेकिन जिस दिन पब्लिक कंपनी बनाओगे, क्या पब्लिक भी घुस जाएगी तुम्हारी कंपनी में? वो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर तुम क्लोज नेट कंपनी बनाना चाहते हो, आउटसाइडर रखना ही नहीं चाहते अपनी कंपनी में, परिवार के लोग ही रखना चाहते हो, तो फिर तो कौन सी कंपनी बना लो? प्राइवेट। नहीं तो बड़े लेवल पे जाना है तो भाई पब्लिक। अब आप बताओ, रिलायंस का नाम आपने सुना होगा। रिलायंस ने जियो बनाई है ना। जियो को अंबानी साहब को क्या बनाना चाहिए? अंबानी साहब के पास दोनों ऑप्शन है। अब अंबानी साहब की तरह सोच के बताओ, अंबानी साहब जियो जो बना रहे थे, जियो प्राइवेट बनाए या पब्लिक बनाए? सोचते हैं। अंबानी कहता है मैं ही पैसा दे दूंगा जियो को पब्लिक के पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो प्राइवेट बना लेंगे। अगर अंबानी साहब कहते हैं जियो में पब्लिक भी घुसे, तो पब्लिक बना लेंगे। एनी आइडिया जियो में? क्या जियो के शेयर पब्लिक के पास हैं? नहीं है। तो फिर जियो क्या ही? जियो एक प्राइवेट कंपनी है। हाँ जी। अच्छा, टाटा की जितना भी ग्रुप है, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सब क्या है? पब्लिक कंपनी। इन सब में पब्लिक घुसी पड़ी है। आवाज नहीं आई? बट इन सबकी एक होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी जिसे बोलते हैं टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इन सबकी पेरेंट है। मतलब इन सब कंपनियों में मेजर शेयर किसके पास है? टाटा। पब्लिक भी घुसी पड़ी है। टीसीएस का शेयर ले लो, टाटा स्टील का ले लो, टाटा मोटर्स का ले लो, होते बेकार ही हैं शेयर इनके, बढ़ते बुढ़ते हैं नहीं है। देश से प्रेम कर लो बस, और कुछ नहीं है। कि सुना नहीं कहावत के नौकरी करनी है तो टाटा में करनी है, पैसा लगाना है तो रिलायंस में लगाना है। ये कहावत बोलते थे बड़े बुजुर्ग। टाटा में नौकरी करने के बड़े फायदे हैं, टाटा बहुत बेनिफिट्स देता है अपने एम्प्लॉइज को। लेकिन पैसा अगर शेयर में लगाना है, क्योंकि बिजनेस वो लोग करते हैं, पैसा कमाना उनको आता है, रिलायंस वालों को। हाँ जी। तो आपको क्या मैंने बहुत डिस्कशन कर ली प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में? तो आप सब बताओ कौन सी कंपनी प्रेफरेबल है आपके हिसाब से? शुरू तो प्राइवेट से ही करना चाहिए। अच्छा सर, कन्वर्जन अलाउड है? अच्छा सर, कन्वर्जन अलाउड है? प्राइवेट बना लूं कल को, मेंबर्स मेरे को लग रहा है 200 से ऊपर जाएंगे तो कन्वर्ट कर लूं पब्लिक में? जी यस सर। वाइस वर्सा, पब्लिक है लेकिन पब्लिक बनाने का फायदा कुछ नहीं हुआ, छोटे में आ जाता हूं, आ जाओ तो प्राइवेट बन जाओ। अच्छा, प्राइवेट के एक फायदे की बात और बताऊं। लॉ ना प्राइवेट कंपनी को छोटा बच्चा समझता है और पब्लिक कंपनी को बड़ा बच्चा समझता है। आप बताओ घर में प्यार ज्यादा किसको मिलते हैं? तो लॉ प्यार ज्यादा किसको करेगा? प्यार कैसे? प्यार वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। मतलब लॉ में जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो ज्यादा किस पे होंगी? पब्लिक पे। और रिलैक्सेशन किस पे ज्यादा होंगी? क्या बात समझ आ रही है? जैसे पब्लिक कंपनी को, अभी यहां पे देखना, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रख। अब 3 डायरेक्टर्स रखने हैं तो 3 डायरेक्टर्स को सैलरी भी देनी पड़ेगी। प्राइवेट चलो तुम एक काम करो, 2 डायरेक्टर्स रख लो। बात समझ आया? तरीका समझ आया? तुम्हें 3 डायरेक्टर रखने हैं तो तुम्हें चलो तुम 2 डायरेक्टर रख लो। क्या बात क्लियर? ऐसी बहुत सारी रिलैक्सेशन मिलेंगी किसको? प्राइवेट कंपनी। लॉ बहुत सॉफ्ट है प्राइवेट कंपनीज पे, लेकिन स्ट्रिक्ट है किस पे? पब्लिक पे। मैं तो सलाह ही नहीं देता किसी को पब्लिक कंपनी बनाने की जब तक साइज बड़ा ना हो। इनिशियली तो सबको क्या बनाना चाहिए? प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? अब प्राइवेट के बारे में बताओ, मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? मैक्सिमम मेंबर्स कितने चाहिए? मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए? मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकती है दोनों जगह। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15। क्या बात क्लियर है? डायरेक्टर क्या होते हैं बेटा? डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। क्या बात क्लियर? चलाते हैं। अगर 15 से भी ज्यादा करने हैं तो लॉ कहते हैं अपने शेयर होल्डर की परमिशन से आप 15 से भी कॉमन फास्ट ज्यादा कर सकते हो दोनों जगह पे। मान लो 15 डायरेक्टर्स भी कम पड़ रहे हैं, कंपनी का साइज इतना बढ़ गया, इतना बिजनेस बढ़ गया कि 15 लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे, उन्हें बंदे, तो शेयर होल्डर से पूछ के आप 15 से
ज्यादा रख सकते हो। क्या बात क्लियर? आवाज नहीं आई? प्राइवेट कंपनी का चलो एक आखिरी फायदा बता के बात को खत्म करते हैं। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स की सैलरी पे कोई लिमिट नहीं है और पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स की सैलरी पे लिमिट है। क्या बोला मैंने, सुनाई दिया? प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स की सैलरी पे कोई लिमिट नहीं है और पब्लिक कंपनी में ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन शायद 12% ऑफ द नेट प्रॉफिट है, शायद 12% ऑफ द पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स की सैलरी मिला कि नेट प्रॉफिट का 12% हो सकता है बस। और प्राइवेट कंपनी में कोई लिमिट नहीं। मैं तो क्लाइंट को ऐसे समझाता हूं, क्लाइंट बनानी है तो कौन सी कंपनी बना? प्राइवेट कंपनी। क्या था भाई साहब? मैंने कहा देख, मैं अपनी भाषा में बताता हूँ तेरे को, प्राइवेट कंपनी बना, ठीक है? कहता ठीक है साहब, सर हमारा सेल सर 100 करोड़ की है, जब 10 करोड़ की है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा प्रॉफिट बता कितना आ रहा है? कह रहा सर चलो 100 करोड़ की सेल कर देती है। मैं कहा प्रॉफिट बता कितना आ रहा है? कह रहा सर 20 करोड़। वाह, 100 करोड़ की सेल है और 20 करोड़ का? कह रहा भाजी कंपनी पे तो 30% का रेट है टैक्स का, 20 करोड़ कमाऊंगा तो 30% कोई बताएगा कितना होता है? 6 करोड़ रुपए टैक्स जाएगा। कहते ये कैसे सीए हैं, आपको दिमाग ही नहीं दे रहे। मैंने कहा रुक तो सही, प्राइवेट कंपनी बना। कहता किसके साथ? मैंने कहा 2 शेयर होल्डर रखा था, मैं तो अकेला हूं। मैंने कहा अपनी लुगाई को अपना शेयर होल्डर, साथ में शेयर होल्डर बना ले। समझ आया? लुगाई एक तू और एक तेरी बीवी, 2 शेयर होल्डर्स हो गए। कहता ठीक है। मैंने कहा अब सैलरी लो। कहता कितनी ले? मैं कहा इतनी लो कि प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। सैलरी पे कोई लिमिट ही नहीं है प्राइवेट कंपनी में। एक काम कर, 12 करोड़ तू ले ले, 9 करोड़ तेरी बीवी ले ले। कोई बच्चा हेल्प करेगा मेरी? क्या लॉस 1 करोड़ का हो गया? लॉस पे तक कोई टैक्स जाता ही नहीं है। हाँ, सैलरी पे इंडिविजुअल स्लैब पे जाके जो इंडिविजुअली टैक्स देना पड़ेगा वो ने इंडिविजुअल बेसिस पे देना पड़ेगा। कि कंपनी का टैक्स तो बच गया। आवाज नहीं आई? कंपनी का टैक्स तो अब टैक्स किसको देना पड़ेगा? इंडिविजुअल बेसिस पे। अगर और टैक्स कम करना है तो 2 की जगह 4 शेयर होल्डर रख लो, बच्चों को भी शेयर होल्डर बना लो। टैक्स कितने हिस्से में डिवाइड हो जाएगा? 4 हिस्सों में, 5 कर लो। क्या बात क्लियर? सैलरी पे कोई लिमिट। क्या मैं सैलरी 100 करोड़ भी रख सकता हूं डायरेक्टर की सैलरी? प्राइवेट कंपनी है, कोई लिमिट है ही नहीं। यार वैभव सर पैसा कमा रहे हैं इस कंपनी में, यस और नो? तुम सोचो इतना पैसा वो कमा रहे हैं, सरकार के लिए कमा रहे हैं, सरकार को टैक्स देने के लिए। उन्हें समझाओ क्या सर अपनी क्या ज्यादा रखो, इतनी सैलरी रखो। मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, www.mca.gov.in, mca.gov. ये सरकारी वेबसाइट है कंपनीज की। इस पे जाके किसी भी कंपनी का नाम डाल दो जिसको तुम जानते हो। प्राइवेट कंपनी का डालना, रोड्स पे किसी बोर्ड पे किसी प्राइवेट कंपनी का नाम देखो, किसी बिल पे प्राइवेट कंपनी का नाम देखो, या तुम्हारे नोन में कोई प्राइवेट कंपनी हो उसका नाम डाल दो। मैं कसम से कहता हूं वो कंपनी की बैलेंस शीट तुम्हारे सामने आ जाएगी, देखना वो लॉस में होगी। मैंने कोई प्राइवेट कंपनी कभी प्रॉफिट में देखी ही नहीं। मैं हैरान होता हूं। एक मेरे नोन में है, उनके घर के बाहर 17 गाड़ियां खड़ी हैं, 17 गाड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू सब है उनके पास, पर उनकी 6 प्राइवेट कंपनी, 6 की 6 लॉस में। मैं कजन चाचू है मेरे, मैंने कहा चाचू यार सिर्फ एक बात बता दो, 6 की 6 कंपनी लॉस में और 17 गाड़ियां। चाचू ने क्या जवाब दिया? भाई 17 गाड़ियों की डेप्रिसिएशन डालता हूं तभी तो लॉस आता है। किसी को बात समझ आई? डेप्रिसिएशन भी तो लॉस है। अमीर आदमी जो होते हैं ना, जिनकी प्राइवेट कंपनी होती है, वो गाड़ियां बहुत खरीदते हैं, मर्सिडीज खरीद लेंगे, महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, ताकि क्योंकि सैलरी ज्यादा दिखाएंगे तो आपने बोला टैक्स ज्यादा लगेगा, तो सैलरी मत दिखाओ, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो पीएनएल में। क्या बात क्लियर? गाड़ी खरीदो मर्सिडीज 1 करोड़ रुपए की, एक तो शौक पूरा हो गया, पड़ोसी चलेंगे, रिश्तेदार चलेंगे, चलाओ उनको, है ना। 1 करोड़ की गाड़ी खरीदो, डेप्रिसिएशन 20% लगता है इनकम टैक्स में। 1 करोड़ पे कितना डेप्रिसिएशन पहले साल में लगेगा? 20 लाख तो आपका डेबिट हो गया पीएनएल पे। 2 गाड़ियां खरीद लो, 40 लाख डेबिट हो गया। एक बीवी को लेके तो बीवी भी खुश, एक बेटे को भी ले तो चल तू भी ले ले, 60 लाख। प्रॉफिट कितना कम करना है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगले साल उठा के गाड़ियां बेच देना। क्या हो गया? लॉस। उसको भी गाड़ियां जब 1 साल बाद बेचोगे तो लॉस पे बिकेंगी। वो लॉस भी आप बिजनेस में शो करो कि मेरे को गाड़ी बेचने पे लॉस हुआ।
मेरा डाउट, मैंने लगता है ज्यादा बोल दिया आपको, है कुछ समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहे हैं? हाँ जी, आ रहा है समझ। हाँ, तो कौन सी कंपनी बनानी है? प्राइवेट को लोग कितना प्यार करते हैं, मतलब कोई टैक्स देना ही नहीं चाहिए प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक के पीछे पड़ा रहता है लॉ। मेरा डाउट, अब देखो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम मेंबर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्लियर, ध्यान से मेरी बात सुनना। कंपनी पैसा कैसे इकट्ठा करती है? शेयर इशू करके। कंपनी के पास पैसा कैसे आता है? दोबारा बोल रहा हूं, पैसा कैसे इकट्ठा करती है? ठीक है, शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके। अभी हम शेयर की बात करते हैं। शेयर इशू करने के 2 तरीके हैं हमारे हिंदुस्तान में, सिर्फ इंडिया में शेयर इशू करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक को बोलते हैं पब्लिक इशू और एक को बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। दोबारा बोलो, एक को बोलते हैं और एक को बोलते हैं पब्लिक इशू। होता है जब आप अपना शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करते हो, अरे कोई भी मेरा शेयर खरीद लो, अरे कोई भी खरीद लो मेरा शेयर, सबके लिए ओपन है। इसे क्या बोलेंगे? जनरल ऑफर, सब कोई भी खरीद सकता है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही ऑफर करोगे अपना शेयर। किसको? व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रुप? मान लो आप कंपनी ने एक ग्रुप बनाया, आप लोगों का, आपका एक ग्रुप बनाया, आप सारे बच्चों का। वैभव सर को, वैभव सर, मैं आपको प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड समझा रहा हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम अपना शेयर ऐसे नहीं बोल सकते कोई भी खरीद लो। हम ऐसे बोलेंगे, भाई आप इस हॉल में जो बच्चे बैठे हैं, आप एक ग्रुप हो, आप में से कोई मेरा शेयर लेना चाहेगा? दिस विल बी कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। में पहले कंपनी एक लिस्ट बनाएगी ग्रुप की। मान लो ग्रुप में 150 लोग हैं, यहाँ पे 150 लोगों की पहले क्या बनाई जाएगी? ठीक है, उस लिस्ट के लोगों को बोला जाएगा आप में से कोई मेरा शेयर लेगा? उनमें से मान लो 50 लोगों ने ले लिया, ठीक है। थोड़े दिनों बाद फिर एक ग्रुप चूज किया कंपनी ने, अगले बैच के बच्चों को बुलाया, उनकी एक लिस्ट बनाई, फिर उन्हें ऑफर किया आप लोग मेरा शेयर लेंगे। पहले ग्रुप बनाती है, ग्रुप को फिर अपना शेयर ऑफर करती है। ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन बिंदास है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में कोई ग्रुप बनाते हैं, सबके लिए खुल जाती है, अरे कोई भी ले लो। हाँ, प्राइवेट कंपनी को जब भी अपने शेयर, डिवेंचर, कुछ भी इशू करना है, पब्लिक इशू नहीं करना, सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट से करना। प्राइवेट कंपनी को कैसे शेयर इशू करने हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, जल्दी बोलो। एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप के लोगों को शेयर देना है। वो ग्रुप कोई भी ग्रुप हो सकता है ना? ग्रुप के बाहर से किसी बंदे को शेयर नहीं देना। लेकिन पब्लिक कंपनी पे ऐसी कोई मनाही। प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपना शेयर कैसे इशू कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट से। लेकिन पब्लिक कंपनी को दोनों ऑप्शंस अलाउड होते हैं। पब्लिक कंपनी बड़ी होती है, पब्लिक कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए तो पब्लिक इशू करो, थोड़ा सा पैसा चाहिए तो प्राइवेट प्लेसमेंट करो। पब्लिक कंपनी को दोनों अलाउड है, बट प्राइवेट कंपनी को सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बात समझ आ रही है? आवाज नहीं आई? कोई डाउट? हाँ जी, हमने आपको प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड समझाया, पब्लिक इशू समझाया, ओके। अच्छा, आपको ये दोनों वर्ड्स क्लियर हैं? ओके क्लास, यस। मैं आपके साथ कौन सी कंपनी पढ़ना शुरू करता हूं दोस्तों, बताना जरा। मिनिमम मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर, मिनिमम डायरेक्टर्स। आप बताओ, आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर है? आवाज नहीं आई? अब आगे सुनना। हर प्राइवेट कंपनी को नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना मैंडेटरी होता है। हर प्राइवेट कंपनी को नाम के पीछे, और पब्लिक कंपनी को नाम के पीछे। ये है वैभव जलान क्लासेस, आगे टाटा मोटर्स। हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे, बोलो बच्चे, समझ आ गया? ये बात मैंने कैसे लिखी है बताओ जरा। मस्ट यूज द वर्ड, लाइन समझ आया? एट द एंड ऑफ द नेम, ये बात समझ आ गई? अगला बताओ, नो मिनिमम कैपिटल नीडेड टू इनकॉर्पोरेट।
मतलब कम इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए आपको कोई मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए। मान लो एक पहले क्या होता था 2013 से पहले, अगर कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी खोलनी होती थी तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख चाहिए होता था। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मिनिमम पेड अप कैपिटल? प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए मिनिमम? उन दोनों को मिला के कितने का शेयर स्टार्टिंग में खरीदना पड़ता था? या ऐसा कर सकते थे 2 शेयर होल्डर दोनों 50-50 हजार का शेयर खरीद ले, या एक 70 का खरीद ले तो एक, ये जरूरी होता था कि हर शेयर होल्डर को इतना तो लेना पड़ेगा। कितना? दोनों को मिला के 1 लाख तो लेना पड़ेगा। मान लो 3 शेयर होल्डर आ जाए तो 3 को मिला के 1 लाख तो लेना पड़ेगा। 4 आ जाए 4 को मिला के 1 लाख, तो ये होता था मिनिमम कैपिटल। लेकिन 2013 के बाद ये कंसेप्ट खत्म हो गया। आज अगर 3 दोस्त मिलकर प्राइवेट कंपनी खुला रहे हैं तो तीनों अगर 10-10 रुपए का शेयर भी खरीदना चाहे तो 30 रुपए लगा के प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। बात समझ आए? पहले मिनिमम 1 लाख सबको मिला के रखना पड़ता था, अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। क्या 3 दोस्त मिला के 10-10 रुपए से कंपनी खोल सकते हैं? थियोरेटिकल बात है, 10-10 रुपए से खुलती थोड़ी ना। सीए 2 लाख रुपए तो फीस लेता है कंपनी रजिस्टर कराने की, तो 10-10 रुपए लगाओगे कंपनी में। लेकिन बोलने का तरीका है कि कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की नीड नहीं है। अच्छा, यहां तक में कोई सवाल है प्लीज? हाँ जी क्लास, यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ भाई, डाउट लेके आओ। अरे वो तो नॉलेज के लिए पर्सनल एसेट हो जाएगा ना। कंपनी के नाम पे गाड़ी खरीदोगे तो कंपनी का एसेट है। कंपनी है, अगर उसका जैसे कॉल सेंटर का, तो वहाँ पे तो कार की कोई नीड ही नहीं है। तो फिर अगर वहाँ पे अगर कोर्ट पे अगर कुछ लॉ का प्रोसीजर होता तो फिर लिफ्ट हो जाएगी वहाँ पे भी। क्यों कॉल सेंटर में गाड़ी की नीड क्यों नहीं है? 2 डायरेक्टर ने उन्हें गाड़ी पे आने, गाड़ी तो पे सर जाना है। अगर तो सर वहाँ पे इतने सारे तोड़ना हो गए तो वहाँ पे कितने डायरेक्टर्स हैं? 2 डायरेक्टर्स हैं, दोनों को गाड़ी तो चाहिए। तो सर 15 गाड़ी में तोड़ना जाएगी वो। 6 कंपनी है। मेरे उस एग्जाम्पल को अगर आपने देखा हो, चाचू की कितनी कंपनियां थी? 6 कंपनी थी। हर कंपनी में 2-2 डायरेक्टर्स थे। 12 गाड़ियां तो चाहिए। 17 रखी हुई थी उन्होंने, 3 गाड़ियां पर डायरेक्टर रख ली, पर कंपनी रख ली। एक गाड़ी गेस्ट को लाने के लिए, वीआईपी गेस्ट को लाने के लिए। गाड़ियां सारी घर पे खड़ी रहती थी, उनके बच्चे चला रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल, खर्चा डालने की गाड़ियों पे कोई लिमिट थोड़ी ना, जितनी मर्जी गाड़ियां रखो। वो तो जब इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे तो उन्हें जस्टिफाई करना। फिर जो आपने बात बोली ना, वो ये बातें कौन पूछते हैं? इनकम टैक्स वाले के। एक बंदे को 17 गाड़ियों की क्या नीड थी? खर्चा डालना था। फिर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होती है। समझ आया कॉर्पोरेट वेल? हाँ जी बोलो बेटा। सर आपने कहा कि अनलिमिटेड मनी विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टर्स, तो लाइक अगर अनलिमिटेड करेंगे और लॉस दिखाएंगे तो एम्प्लॉय वेलफेयर वो होगा, तो उससे भी तो कॉर्पोरेट भी हटा सकते हैं। कोई बच्चा हेल्प करेगा इस बच्चे की? अगर डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ का बोनस अवॉइड करने के लिए सैलरी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में, तो क्या अभी भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी? मेरा डाउट बेटा, हम देखेंगे ना। अगर आपकी इंटेंशन, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि टैक्स बचाने के लिए आप सैलरी ज़्यादा रखो, यही बोला ना मैंने आपको। बट क्या यहाँ गलत पर्पस तो गलत है ना? पर्पस तो गलत है। तो जो शेयर होल्डर सैलरी ज़्यादा लेके जा रहे हैं घरों पे और उनकी कंपनी को लॉस हो रहा है ताकि टैक्स, तो क्या उनके बीच का पर्दा गवर्नमेंट उठा देगी और गवर्नमेंट बोलेगी कोई सैलरी नहीं होगी? आवाज़ नहीं आई। जो प्रॉफिट है सारा प्रॉफिट किसका होगा? शेयर होल्डर का। या प्रॉफिट कंपनी का होता है? कंपनी को टैक्स। देखो बेटा, लॉ मेकर सिचुएशन देखेंगे रियल लाइफ में। ये जो एग्जाम्पल आप सुन रहे हो क्लास के अंदर बोर्ड पे, ये बहुत 100 साल पुराने एग्जाम्पल है। आज क्या इस तरीके से टैक्स की चोरी होती है जो बोर्ड पे चल रहा है, या आज सिचुएशन कुछ चेंज हो चुकी है? आज टैक्स की चोरी करने के तरीके, आज डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी जाती है बुक्स के अंदर ताकि टैक्स। क्या बात समझ आया? तो वो गवर्नमेंट को जब भी लगेगा इंटेंशन गलत है तो गवर्नमेंट पर्दा उठाएगी। मेरा सवाल, आपका डाउट खत्म हो गया हो बच्चे तो बता देना। नहीं बेटा दोहा, सैलरी पे कोई लिमिट नहीं होती प्राइवेट कंपनीज में, जितनी मर्जी सैलरी लो। हाँ, अगला डाउट किसी का सवाल तो नहीं रह गया कोई? हाँ जी सर, लेकिन वो सैलरी भरता कौन है फिर? और कंपनी पे इतने पैसे नहीं है सर, अगर कंपनी लॉस में है हाँ, तो सैलरी भरेगा कौन इतनी? सैलरी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट
तो डेबिट साइड पे चार्ज करो सैलरी को। सर लेकिन अकाउंट में है ही 20 करोड़, पैसे तो ही नहीं है एक्चुअली account कैसे में। रहे हैं? तो लोन लेके पेमेंट करो भाई डायरेक्टर्स को सैलरी की, या असर बेच के पे करो। आपका डाउट खत्म हो गया? हाँ जी, चलिए। और कोई और भी कुछ पूछ ले भाई। हाँ जी, ये इनको भी दो जरा माइक। हाँ हम सब, मेरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले में से एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। है कि हम, जैसे आपने कहा कि हाइपोथेटिकली अगर हम लोग कंसिडर करें कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कोई कंपनी है, तो अगर उसको 2 करोड़ देने हैं हम और उसके 50 मेंबर्स हैं, तो हम उसको जो है क्या कहते हैं, डिवाइड होगा जो लाइबिलिटी है। जितना लॉस है सब मेंबर्स में डिवाइड होगा ऑन द रेशियो ऑफ देयर शेयर। ओके, इस रेशियो में उनके पास शेयर होंगे। हाँ जी, अगला डाउट कुछ भी पूछ लो। इनको दो जरा माइक। हाँ, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी है उसमें कुछ मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी हो और कुछ की अनलिमिटेड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो लिमिटेड होगी या तो मिक्स एंड मैच नहीं होता है यहाँ पे। अगला डाउट। सर आपने बोला कि इंटेंशन से फ़र्क पड़ता है, तो जैसे करोड़ों के केसेस होते हैं वो बस एक इंटेंशन से ही डिसाइड हो जाते हैं नहीं, उनका जजमेंट? थोड़ा इलाबरेट करो अपना क्वेश्चन। आपने जैसे बोला कि हम जज करेंगे कि टैक्स चोरी करने के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम इंटेंशन जज करेंगे। तो इंटेंशन तो बड़ा मतलब वैसा है ना कि गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है अगर वो चाहे, जो डिसीजन मेकर है। देखो, इंटेंशन से मेरा मतलब है आपकी सोच क्या थी, गवर्नमेंट ये देखेगी। मेरी बात को समझो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। आप ज़्यादा टैक्स नहीं दे पा रहे क्योंकि आप घरों में सैलरीज लेके जा रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो डेप्रिसिएशन के लिए, जिन गाड़ियों की आपको नीड नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जिन गाड़ियों की आपको नीड नहीं है, अगर आप वो गाड़ियां खरीद के डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो क्या गवर्नमेंट को लगेगा कि ये अननेसेसरी खर्चे डाले जा रहे हैं बुक्स के अंदर ताकि टैक्स? इंटेंशन से मेरा मतलब है गवर्नमेंट देखेगी आपका लॉजिक क्या है। आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपकी इंटेंशन ही आपका लॉजिक क्या है। अगर आपका लॉजिक जेन्युइन है, आई रिपीट, अगर आपके लॉजिक, तो कोर्ट गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं कहेगी। बट इतना दिमाग लगा के कोई जेन्युइन लॉजिक रखता नहीं है ना। हाँ जी, अगला सवाल कोई बचाओ। यस, किसी का कोई भी सवाल बचाओ। कैन वी प्रोसीड? प्राइवेट में हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए क्लास? 5 या 5 पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं है। ये 3 पॉइंट्स अभी हमने छोड़ दिए। अभी हम किस पे मूव करके बताओ? पब्लिक कंपनी पे। सेक्शन 2 ब्रैकेट, इसको पढ़ेंगे 2 क्लॉज 71। 2 ब्रैकेट 71 को पढ़ा जाएगा 2 क्लॉज। बताओ, एनी कंपनी अदर देन अ, बेटा देखो कितनी प्यारी डेफिनेशन लिखी, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है उसको क्या माना जाएगा? यानी लॉ में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो प्राइवेट बना लो, मिनिमम मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स। कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा? इसके भी 6 पॉइंट पढ़ लो, 7वां भी रहने दो। ठीक है, मेरा नोट पब्लिक के भी पढ़ लिए, प्राइवेट के भी पढ़ लिए, यहां तक कोई सवाल नहीं है किसी को। ठीक है, अब सवाल बच्चों, हर कंपनी को, चाहे कंपनी प्राइवेट हो चाहे कंपनी पब्लिक हो, हर कंपनी को 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, और दूसरा डॉक्यूमेंट हर कंपनी को 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ये 2 डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं मैं ये नहीं बताऊंगा, अभी आगे की क्लासेस में डिटेल में आएंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि हर कंपनी को एक का नाम है मेमोरेंडम और दूसरे का नाम है आर्टिकल। अब इस पर ध्यान देना, हर कंपनी को तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो चाहे वो कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल में 3 बातें मेंशन करनी मैंडेटरी होती हैं।
हर प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल में ये 3 बातें लिखनी जरूरी हैं। ये 3 बातें क्या हैं और किसको लिखनी है? किसको लिखनी है बताओ, सबको या सिर्फ प्राइवेट कंपनी को? पहली बात, उन्हें अपने यहां ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है। दोबारा, प्राइवेट कंपनी को अपने यहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर पे क्या लगानी है बेटा? रिस्ट्रिक्शन से मेरा मतलब क्या होता है? किसी को अपने शेयर बेचने, मान लो एक प्राइवेट कंपनी में 4 शेयर होल्डर हैं, ए बी सी डी, डी अपने शेयर बेच के जाना चाहता है, अलाउड नहीं है बेचना। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बेचना तो अलाउड है बट कुछ शर्तें होंगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जिसको बेच के जाने बेच जाओ। डी कहते मैं जा रहा हूं ई को बेच के, ऐसा नहीं होगा। डी बेचने आपको अलाउड होंगे लेकिन फ्रीली नहीं होगा कि आपको जिसका मन कर रहा है उसको बेच के जाओ। आपको कुछ क्या माननी पड़ेंगी? कुछ टर्म्स एंड, इसी को बोलेंगे रिस्ट्रिक्शंस। मान लो टर्म्स एंड कंडीशन है, डी आपको बेच के जाने हैं, आप पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेचो। डी आप पहले किसको पूछो? ए बी सी। ए आप मेरा शेयर लोगे? बी भाई आप ले लो, नहीं तो भाई सी आप ले लो। अगर ये लोग नहीं लेते, सपोज इनके रिश्तेदारों को दो, इनके फ्रेंड्स को दो, वो भी नहीं लेते, कंपनी के एम्प्लॉयज को दो, एम्प्लॉय भी नहीं लेते, तो फिर किसको दे दो? कॉमन फास्ट। यानी मान लो डी कहता है मुझे बेच के जाना है, ये रिस्ट्रिक्शन है भाई, बेच दो शेयर, लेकिन पहले इनको पूछो ए बी सी आप ले लो। ए बोला मैं नहीं ले रहा, तो ए को बोलो ए बी सी आपके फ्रेंड्स को दिलवा दो भाई, या आपके रिलेटिव ले लें, आपकी बीवी बच्चे ले लें, नहीं तो एम्प्लॉयज को ऑफर करो भाई एम्प्लॉय हमारा शेयर खरीद लो भाई। अगर इन तीनों में से कोई नहीं ले रहा, कॉमन फास्ट, फिर डी आपका जिसको मन करे उसको बेच दो। ऐसी कुछ क्या होनी चाहिए? शर्तें, टर्म्स एंड, और वो टर्म्स एंड कंडीशन कहां लिखी होनी चाहिए? आर्टिकल। अगर टर्म्स नहीं लिखी होंगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर टर्म्स नहीं लिखी होंगी तो क्या डी अपनी मर्जी से जिसको मर्जी बेच जाएगा? बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में बेचना अलाउड नहीं है, या बेचने की कुछ कंडीशंस हैं? बेचना अलाउड है बट बेचने की कुछ, ये कंडीशंस कहां लिखनी है? कॉमन फास्ट। आई बात समझ? आवाज नहीं आई? अरे जोर से बोलो, जय माता दी। अरे जोर से बोलो, भाई मेरे को माता बहुत पसंद है, जय माता दी मैं रोज बोलता हूँ। सुबह वाले बैच में बोलता हूँ, ऑडिट के बैच में बोलता हूँ, यहाँ भी बोलता हूँ। पता है क्यों? जय लक्ष्मी माँ तो मैं ज़रूर बोलता हूँ रोज़। कभी तो माँ इम्प्रेस हो ही जाएंगी, लेडी है ना? माँ इम्प्रेस हो गई तो फिर तथास्थ हो जाएगा, ले बेटा 200-400 करोड़ तेरे। कितने चाहिए? माँ ज़्यादा नहीं, 200-400 को मैं रोज़ यही बोलता हूँ, 200-400 करोड़। 200 भी चलेगा, 400 भी चलेगा, और ज़्यादा नहीं चाहिए माँ, 1000 करोड़ चाहिए ही नहीं, है ना बेटा? क्या बात सही है? हम पीछे मूवी देखने, मैं ना क्लास में रोज बोलता हूँ, माँ जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, माँ लक्ष्मी आपकी जय। ज़्यादा नहीं, 200-400 करोड़ दे देना। अपन वो वैभव सर पिक्चर दिखाने ले गए अभी कुछ दिन पहले ना, वो बली हाँ रेड 2, तो 2 हॉल्स में क्लास, 2 ऑडिटोरियम से ये वाला जो है सिनेमा यूनिटी में, तो यहाँ पे एक फाउंडेशन का कमरा था और एक इंटर के कमरा था। मुझे वैभव सर ने इंटर के कमरे में बिठाया, वो थोड़े बच्चे बदतमीज शरारती होते ना इंटर वाले बड़े, तो उनके साथ मेरे को बिठाया, फाउंडेशन वालों के साथ वो बैठ गए। भाई साहब वो जब वो आया ना, रेड का सीन मारते हैं, जिन्होंने वो मूवी देखी होगी, जब वो तोड़ते हैं उसमें से पैसा ही पैसा निकलता है, तो सारे बच्चे हॉल में चीख रहे हैं अश्मीत सर को बुलाओ, अश्मीत सर को बुलाओ। मेरे को क्यों बुलाओ भाई? मैं मतलब मेरे पास ऑडियोज पड़े हैं, बच्चे मुझे ऑडियो भेज रहे हैं, अश्मीत सर आपकी बहुत नीड है यहाँ पे, माता ने आपकी बात सुन ली। भाई मेरे को 200-400 करोड़ बहुत होता है, आप क्या कहते हो? बहुत है, कम है? मैं कहता हूँ चलो 400 ही कर दो, 200 माता थोड़ा कम पड़ जाएगा, 400 ही कर दो। यार माता के लिए क्या मुश्किल है बताना जरा? 400 करोड़ माता के लिए क्या मुश्किल है? माता कैश नहीं चाहिए 400 करोड़, मोदी का भरोसा नहीं है, आप 400 करोड़ दो, मोदी रात को नोट बंद कर दे। माता काइंड में देना, मेरी बात समझ रहे हो? काइंड में। अबे मोदी का भरोसा है, अभी मैं कल परसों सुन रहा था 500 का नोट बंद होने वाला है, मैं कहा मोदी ओ बख्श दे भाई, वह 500 का ही बंद कर देगा। अब बड़ा नोट कौन सा रह जाएगा? अगर 500 का भी बंद हो गया तो नोट कौन सा है? तो 200 का नोट
अबे 200 में आता क्या, पिज्जा भी नहीं मिलता 200 रुपए का तो डोमिनोज का। सारा कुछ ऑनलाइन। गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि सब कुछ कैसे करो, बेटा मर जाएगी इकोनॉमी। मेरी बात याद रखना, इकोनॉमी में क्या कैश बहुत ज्यादा चलता है। जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, आपको पता है इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ था उसको। जितने भी धंधे कैश में हैं, क्या उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारा सेक्टर अनरेगुलेटेड है जो कैश पे काम करता है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा अगर 500 का नोट बंद हो गया। आप भी चाहते हो बंद हो? अबे 500 का बंद कर दे, 200 का भी कर दे, 100 का नोट लेके चलूंगा मैं। अबे 100 रुपए में तो कुछ आता ही नहीं है यार। यूएसए में देखो ये चल रहे हैं बाहर के देशों को देख के। यूएस में सबसे बड़ा नोट कौन सा है? $100 है ना, यूएसडीटी जिसे अपन बोलते हैं। $100 का एक नोट होता है, उससे ऊपर नोट नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं 100 से ऊपर का नोट नहीं है, लेकिन आपको पता है सेंट की भी बहुत वैल्यू है वहां। तो सेंट्स की भी, 1 सेंट, कोई बच्चा बताएगा 1 सेंट कितने डॉलर का होता है? पॉइंट 0.001। 1 सेंट की इतनी वैल्यू, 1 सेंट इज इक्वल टू $0.001। आप सोचो 1 सेंट की भी वैल्यू है वहां पे। मतलब आप वहां पर चॉकलेट खरीदने जाओ, ब्रेड खरीदने जाओ, डॉलर की जरूरत ही नहीं है, सेंट्स में आ जाती है। वहां तो सेंट की वैल्यू। यार रुपए की क्या वैल्यू है? 2 रुपए की कोई वैल्यू? 2 रुपए में क्या आता है आप मुझे बताना। चिंगम आ जाती है 2 रुपए में एक, बस। हाँ जी, कोई वैल्यू ही नहीं है अपने यहाँ पे। तो या तो वैल्यू बढ़ाओ चीजों की, इकोनॉमी को स्ट्रांग करो, नहीं तो ये गलत डिसीजन है मोदी जी का। माता रानी आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। गिव मी एनीथिंग इन काइंड, नॉट। पता लगा माता ने कहा ले 400 करोड़, उसी रात मोदी कह रहे आज रात से भाई और बहनों 500 का नोट बंद है। माता कहेगी आप अश्मीत सिंह आपके साथ मोए मोए हो गया है ना, मेरा डाउट। ओके चलो अपन ने, अच्छा मैंने क्या समझाया, प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर पे? डू यू एग्री विद दिस? प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में एक बात और लिखनी जरूरी है कि आप कभी भी पब्लिक इशू किसी भी सिक्योरिटी का, चाहे शेयर हो चाहे, उसका पब्लिक इशू करोगे या नहीं करोगे? देखो 3 पॉइंट्स आर्टिकल में लिखने मैंडेटरी होते हैं। पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे क्या लगानी है? टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ए पॉइंट समझ आ गया? मेरा डाउट, ए पॉइंट क्लियर है? बी अभी नहीं पढ़ा है, सी पढ़ो। पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है? व्हाट इज प्रोहिबिटेड, अलाउड या नॉट अलाउड? ये बात कहां लिखनी है कि हमारे यहां पब्लिक इशू नहीं होगा? आर्टिकल। तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 बातें लिखनी है। पहली बात ट्रांसफर ऑफ शेयर, दूसरी बात पब्लिक इशू, 2 बातें क्लियर है। तीसरी बात, ज्वाइंट मेंबर्स को 1 काउंट किया जाएगा। ज्वाइंट मेंबर्स को, कोई बच्चा बताएगा ज्वाइंट मेंबर? 2 लोग मिलके शेयर खरीद ले। मान लो एक शेयर है, अमन और रमन ने मिलके खरीदा, आधे पैसे अमन ने लगाए, आधे पैसे रमन ने लगाए। बताओ ये दोनों ने मिलके एक शेयर खरीदा, इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें 2 काउंट किया जाएगा या 1 काउंट किया जाएगा? ज्वाइंट मेंबर्स आर काउंटेड एज, क्या ये बात समझ आया? ज्वाइंट मेंबर्स कितने काउंट होंगे? इसमें कोई सवाल तो नहीं है। अच्छा इसमें एक और बात छोटी सी, इंप्लॉइज, कोई बच्चा बताएगा इंप्लॉइज नौकर होते हैं कंपनी के? क्या कई बार कंपनी अपने इंप्लॉइज को खुश करने के लिए उन्हें भी शेयर इशू कर देती है? ये लो इंप्लॉइज, आप भी क्या ले लो। अब इंप्लॉई के साथ वो क्या बन गए? लॉ मेकर कहते हैं अगर कोई इंप्लॉई को कंपनी ने शेयर इशू कर दिए तो उसे 200 में काउंट नहीं करेंगे। मतलब कंपनी की 200 की लिमिट में कौन लोग काउंट नहीं होंगे? वो एम्प्लॉइज जिन्हें कंपनी ने क्या इशू कर दिए हैं? शेयर्स। इस पॉइंट को आराम से नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे, अभी कोई इस पे डाउट नहीं पूछेगा। डाउट पूछना इन पे अलाउड है, इन पे। ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या रहेगा? पब्लिक इशू अलाउड या नॉट अलाउड? और ज्वाइंट मेंबर्स को, क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट ये देखिए, ज्वाइंट मेंबर्स आर काउंटेड एज, मेरा डाउट बोलो बच्चे क्लियर है?
मेरा डाउट आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, जो छूट गया कोई बात नहीं, आराम से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।